आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, और हम जो है अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए पूरा क्लास 10 का कंप्लीट केमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज हम लोग लाए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ, ठीक है, अगर पसंद आता है तो वीडियो को जो है शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए अब आपके लिए जो है मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। हमारा जो टॉपिक आज का है इस लेक्चर में, उस टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहे हैं उस टॉपिक में कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस होगा क्लास 10 का, कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस क्लास 10 का होगा। ठीक है, जिसमें आपका CBSE बोर्ड का पूरा जितना भी आपका क्वेश्चन होगा वो सब कवर किया जाएगा। ठीक है, टॉपिक कवर किया जाएगा। NTSC में भी आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा सब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। KVPY में, ओलंपियाड में, इन सब सभी चीज़ हमारा एक ही टॉपिक में, एक ही लेक्चर में क्या होगा, कवर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। खास बात क्या है हमारे इस वीडियो का, ठीक है, इस लेक्चर का कंप्लीट केमिस्ट्री होगा आपका डिटेल में, वो भी क्या सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज। अधिकतर हम लोग देखते हैं क्या कि कंटेंट हमारे पास पड़ा हुआ रहता है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो सीरीज वाइज नहीं है। हम खोजते हैं कोई और, कुछ और मिलता है कुछ और। ठीक है, और इसके चक्कर में क्या चैनल हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि कंप्लीट केमिस्ट्री आपको मिलेगा डिटेल में, वो भी क्या सीरीज वाइज, मतलब क्या कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एकदम कंटेंट आपका अपडेटेड रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि चैप्टर के अंत में हम लोग क्या किए हैं कि चैप्टर के अंत में क्या करेंगे कि हम लोग जो है डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा NCERT इंटेक्स क्वेश्चन, जो अंदर में इंटेक्स क्वेश्चन बुक के अंदर में रहता है। उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन है कि साइज क्वेश्चन करेंगे, और साथ साथ एस चांद, ठीक है, एस चांद की बुक आती है, ठीक है, केमिस्ट्री के, उसमें जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है लास्ट के पोर्शन में, वो बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं और उसी पैटर्न पर जो है CBSE बोर्ड क्वेश्चन दे देती है और बच्चे फिर अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो चिंता नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, आपके लिए जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी चैप्टर के एंड में इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ में सबसे लास्ट में चैप्टर जब हम क्लोज कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास एक वीडियो सीरीज ला दिया जाएगा जिसमें हम NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड की एक वर्कशीट आती है। ठीक है, 10th क्लास का सब क्लास बन जाता है, उनमें जितने भी क्वेश्चन आपका वर्कशीट में पर्टिकुलर चैप्टर, मतलब क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे रहेगा, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग जो कंटेंट पढ़े हैं क्या उस कंटेंट से सही में अपने आप खुद से पूरा का पूरा सीट का पेपर बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, और बाद में देखा जाएगा कि और आपको क्या क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन जितना हो सकता है उतना आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। बस यही आपसे उम्मीद है कि आप लोग जो है अपना प्यार, ठीक है, बनाए रखेंगे हमारे चैनल के ऊपर में। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग बात करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग 4 टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड टॉपिक कवर करेंगे कि आखिरकार कोई भी चेंज हमारे अगल बगल हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, तो उस चेंज को हम कैसे कह सकते हैं कि वो केमिकल चेंज है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना होगा, केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग सेकंड टॉपिक में डील कर रहे होंगे। जैसे ही हमारा टॉपिक शुरू खत्म होगा हमारा पास सेकंड टॉपिक, उसके बाद हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो कॉपी पर अगर कोई बोल देगा कि ये केमिकल चेंज हमको दिखाइए, ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो केमिकल चेंज को या फिर केमिकल रिएक्शन को दिखाने का तरीका ही कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, एंड द लास्ट ऑफ टुडेज लेक्चर या फिर इस लेक्चर का सबसे लास्ट में जो है हम लोग क्या सीखेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, और क्यों बैलेंस करते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अब शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो हम लोग जो है इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है ज़रा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास चैप्टर कहता है, चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो पहले हमको जब तक ये पता नहीं होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तब तक हम ये चैप्टर को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो समझिए केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं, ये एक प्रकार का चेंज है। ठीक है, क्या है पापू बोलो, ये एक चेंज है। ठीक है, और ये कैसा चेंज है, तो याद रखिएगा नाम ही लिखा हुआ है क्या, केमिकल चेंज। कैसा चेंज है बाबू बोलो, ये एक केमिकल चेंज है।
केमिकल चेंज किसको कहते हैं सर, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया क्या, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो समझिएगा कि केमिकल चेंज किसको कहते थे, याद करेंगे कि केमिकल चेंज वो चेंज होता है, केमिकल चेंज उस चेंज को कहते हैं जिसमें किसी भी एक सबस्टांस से उसमें चेंज होने के बाद एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या कि एक कोई भी सबस्टांस पहले से है, उसमें ऐसा चेंज हुआ जिसके बाद एक नया चीज़ बना, नया कोई प्रॉपर्टी वाला एक न्यू सबस्टांस बना, तो उसी चेंज को हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल चेंज। मतलब क्या हुआ कि सर इसमें हम बोल सकते हैं कि दोज चेंज, क्या बोलेंगे बोलो, दोज चेंजेस या फिर चेंज इन विच न्यू सबस्टांसेस। तो नया सबस्टांस बनेगा तो सोचो कि अगर कोई भी नया सबस्टांस बनेगा तो उसका प्रॉपर्टी भी नया होगा, बिल्कुल सही बात है। दोज चेंजेस इन विच न्यू सबस्टांसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, ठीक है, देन दोज चेंजेस आर कॉल्ड, क्या कहेंगे, तभी हम उस चेंज को क्या कहेंगे, केमिकल चेंज, आर कॉल्ड केमिकल चेंज। तो सर यहाँ पे अब तो समझ में आ गया कि सर केमिकल चेंज का मतलब कि वो चेंज जिसमें क्या होता है, नया सबस्टांस बनता है। क्या बनता है बोलो, नया सबस्टांस बनता है, और नया सबस्टांस का प्रॉपर्टी भी क्या होगा, न्यू प्रॉपर्टी। मतलब कि वो चेंज जिसमें न्यू सबस्टांसेस नया प्रॉपर्टी वाला बनेगा, ठीक है, देन दैट चेंज इज कॉल्ड व्हाट, केमिकल चेंज। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम लोगों के चारों तरफ, इवन इफ हम लोगों के अंदर में बहुत सारा ऐसा चेंज हो रहा होता है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं होता। ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, नाम सुने होंगे आप, फॉर्मेशन ऑफ दही का जमना, कर्ड, मिल्क हम लोग लेते हैं और मिल्क में क्या करते हैं बाबू, थोड़ा सा जो कर्ड का पार्ट डाल देते हैं, उसके बाद क्या होता है, सुबह देखने पर वो क्या, मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता था। कर्ड का प्रॉपर्टी कुछ और है, अब मिल्क का प्रॉपर्टी, मिल्क क्या होता है, बिल्कुल उसको खट्टा लगता नहीं है, लेकिन कर्ड क्या होता है, खट्टा लगता है। मतलब क्या कि कर्ड एक क्या है, नया सबस्टांस बना है। कर्ड क्या बना है बोलो बाबू, नया सबस्टांस बना है, किससे, दूध से। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, हम लोग जंग देखते हैं, लोहा होता है, ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको बहुत दिन तक छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर में, उसके ऊपर में जंक लगता है, तो जंक लगना भी एक केमिकल चेंज है। उसी तरीके से कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ये भी क्या हमारा है बोलो बाबू, ये भी हमारा केमिकल चेंज है। अगर हम बात करें फ्रूट, कच्चा आम आप लोग खाते हैं, वो खट्टा रहता है, लेकिन वही आम जब पक जाता है तो पकने पे हो क्या रहा है, वो केमिकल चेंज हो रहा है, तभी तो वो मीठा लग रहा है। मतलब क्या कि वो एक नया सबस्टांस में बन रहा है। तो राइपनिंग ऑफ व्हाट, फ्रूट्स, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें हम लोग के शरीर के अंदर में डाइजेशन ऑफ फूड, क्या बात करेंगे बोलो, डाइजेशन ऑफ व्हाट, फूड, ये सारे के सारे बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंज हो रहा होता है हम लोग के चारों तरफ, जिसके बारे में हम लोग कभी केयर नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बात किए कि सर केमिकल चेंज क्या होता है, तो हमने बताया कि वो चेंज जिसमें नया सबस्टांस बनता है, नया प्रॉपर्टी वाला, उसी को कहते हैं हम लोग केमिकल चेंज। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स हुआ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हुआ, डाइजेशन ऑफ फूड होगा, और भी बात बोल सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कोल बोलें, पेपर बोलें, वुड बोलें, सब के बाद जो बनता है नया सबस्टांस बनता है। ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है कुछ जनरल केमिकल चेंज हम लोग के पास आ रहा है, ठीक है। तो अब ये बात आया सर कि केमिकल चेंज, अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे, ध्यान से समझिएगा। तो सर केमिकल चेंज का हमारे पास आप कुछ एग्जांपल दे दिए, ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें कि केमिकल चेंज का बेसिक अगर हम बात करें कितना कंपोनेंट है, तो ध्यान रखिएगा केमिकल चेंज में 2 कंपोनेंट होता है। एक वो जो पहले से सबस्टांस होता है जिसके अंदर में केमिकल चेंज होने के बाद नया सबस्टांस बनता है, तो जो नया सबस्टांस बनेगा उसको कहते हैं प्रोडक्ट, और जो पहले से सबस्टांस है जिसके अंदर में चेंज हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं रिएक्टेंट। याद रखिएगा, इसका मतलब कि केमिकल चेंज में 2
कंपोनेंट है। क्या हम बोलेंगे बाबू बोलो? केमिकल चेंज में 2 कंपोनेंट। तो देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, कि केमिकल चेंजेस हैव 2 कंपोनेंट्स इन इट। 2 कंपोनेंट होता है इसमें। पहला है जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, उस सब्सटेंस को कहते हैं रिएक्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया बाबू बोलो? फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा रिएक्टेंट, और दूसरा पार्ट अगर बात करें तो वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बोलिए? प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट पे हम बोल सकते हैं सर कि पार्टिसिपेंट, बिल्कुल पार्टिसिपेंट। हम बोल सकते हैं बाबू कि दोज सब्सटेंस which take part in chemical change, उसी को कहते हैं रिएक्टेंट। बिल्कुल सर, वो सब्सटेंस जो क्या, वो सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं जो सब्सटेंस केमिकल चेंज में भाग लेता है। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें प्रोडक्ट के बारे में तो वो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के बदलने के बाद नया सब्सटेंस जो बनता है, उसी सब्सटेंस को क्या कहते हैं? बोलिए प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? न्यू सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्या? केमिकल चेंज, उसी को क्या कहते हैं बोलो बाबू? प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान रखना एक बात है यहाँ पर कि रिएक्टेंट को हम हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा क्या लिखते हैं? बोलिए राइट में। ध्यान रखेंगे तो हम इसको अगर हम चीज़ को मिला करके केमिकल चेंज को लिखने की बात करें तो ध्यान रखिएगा, नोट में हम लिख देते हैं आपको कि रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा, रिएक्टेंट्स उसके बीच में एक एरो होगा, एरो का जो टेल है वो रिएक्टेंट की तरफ रहेगा और हेड जो है वो बताएगा किसके तरफ? इंडिकेट करेगा, वो प्रोडक्ट की तरफ इंडिकेट करेगा। ध्यान रखेंगे कि रिएक्टेंट टेल की तरफ रहेगा और प्रोडक्ट क्या रहेगा? एरो के हेड की तरफ रहेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये रिप्रेजेंटेशन का ही हम तरीका दिए हैं कि बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेटेड रहता है एक सिंगल हेडेड एरो से। क्लियर है हमारे पास? तो ये हुआ हमारे पास क्या? केमिकल चेंज का कंपोनेंट। अब ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन में ही बात करेंगे कि सर केमिकल, अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में तो आखिरकार केमिकल चेंज में रिएक्टेंट में ऐसा होता क्या है? रिएक्टेंट में पहला बात कि ऐसा होता क्या है और रिएक्टेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है? 2 बात यहाँ आ रहा है, ठीक है, कि रिएक्टेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है सर, और उसके बाद कि रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के बीच में क्या ऐसा होता है जिसके चलते क्या हमारे पास नया सब्सटेंस बना। 2 बात आ रहा है, दोनों को हम नोट में ही लिखते हैं। पहला बात। दूसरा बात, अगर हम बात करें कि कुछ रिएक्टेंट का हम एग्जांपल देते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हमने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पर। चलो एग्जांपल पहले से एग्जांपल समझाते हैं। एक हमने एग्जांपल लिखा, ठीक है। एग्जांपल क्या लिखा सर? हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। हमने क्या लिया? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। और इसके अंदर में हम क्या कर दिए बाबू? इसको क्या करते हैं हम लोग? हीट कर दिए। एक जस्ट एग्जांपल, अभी इंट्रोडक्शन है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमको जहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताना पड़ रहा है, ध्यान सुनिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कि हमने एक रिएक्टेंट लिया, क्या हमने रिएक्टेंट लिया? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है और बनता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि सॉलिड है, और प्लस क्या बनेगा? CO2 गैस बना। तो ध्यान रखिएगा कि सर हमारे पास रिएक्टेंट कौन हुआ? ये कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम है कैल्शियम, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये है। कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत जगह लाइम स्टोन भी लिखा रहता है, लाइम स्टोन भी कहते हैं, दोनों बात बराबर है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर हम बात करें ये क्या है तो इसको कहते हैं सर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइम भी बुक में लिख के आता है, क्विक लाइम इसी को कहते हैं, या फिर आप क्विक लाइम ना कहेंगे तो चुपचाप आप क्या कहिएगा? लाइम। ये सब का सब क्या है? एक ही नाम है। कैल्शियम ऑक्साइड कहें या फिर क्विक लाइम कहिए या फिर क्या कहिए? लाइम कहिए। ये हमारा उसका फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है। और ये तो सब जानते हैं कि ये क्या है बाबू बोलो? ये है कार्बोनेट। ये है क्या? ओहो उल्टा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन
डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ध्यान समझना कि सर कैल्शियम कार्बोनेट एक पत्थर था, लाइमस्टोन क्या चूना, ये पत्थर है हमारे पास, तो ये चूना पत्थर बोल सकते हैं लाइमस्टोन को। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा पत्थर है, इसको जब हम हीट किए तो बना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका प्रॉपर्टी कुछ और है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी कुछ और है। तो आफ्टर अगर बात करें तो ये दोनों का दोनों, ये जो है हमारा दोनों का दोनों क्या बना, प्रोडक्ट बना, जिसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। किससे, रिएक्टेंट से। इसीलिए हम कहते हैं इस चेंज को क्या, केमिकल चेंज। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि वो चेंज जिसमें नया सबस्टांस बनता है। देखो ये चेंज में क्या हुआ, नया सबस्टांस बना, कैल्शियम ऑक्साइड नया है, CO2 नया है, किससे, इससे। ये कैल्शियम कार्बन अलग चीज़ है और इससे बिल्कुल अलग अलग चीज़ बना। ऑब्वियस से बात है, CO2 का प्रॉपर्टी कुछ और होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी कुछ और होगा। तो क्लियर अब हो चुका होगा, ठीक है, कि केमिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज में रिएक्टेंट किसको कहते हैं और क्या प्रोडक्ट किसको कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। हमारा ये बात था कि सर आखिरकार रिएक्टेंट में ऐसा क्या हुआ, बात समझना है। आखिरकार रिएक्टेंट में ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास क्या नया सबस्टांस बना, कुछ तो हुआ होगा, समझ के देखिएगा। तो यहाँ बात आ रहा है, मैं दूसरा नोट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। क्या होता है कि रिएक्टेंट में कौन है, सबस्टांस है, और इस सबस्टांस में क्या है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम है, कार्बन, ऑक्सीजन है। ध्यान से समझ में आया। तो सब समझ में आया क्या कि इसमें कितना कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, कितना कार्बन है, एक कार्बन है, और कितना ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम कितना है, 3 एटम है। तो हमको समझ में आया सर कि रिएक्टेंट में अगर हम गौर से देखें तो इसमें एक कैल्शियम है, ठीक है, उसके बाद क्या है बाबू, बोलो, एक कार्बन का एटम है और कितना, 3 जो है ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, इन तीनों का तीनों एटम एक साथ अभी जुड़ा हुआ है। अगर ये तीनों के तीनों एटम, अगर ये बॉन्ड से, बॉन्ड मतलब क्या, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एटम्स को एक साथ पकड़ के रखता है ताकि एक नया कंपाउंड बन सके। तो यहाँ जो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन तीनों का तीनों जुड़ने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बना है। पहले क्या होगा कि जैसे ही हम हीट करेंगे तो ये सारे के सारे एटम के बीच का जो बंधन है, बॉन्ड है, वो टूट जाएगा। और वो देखो कैल्शियम टूट गया, अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया और ऑक्सीजन भी अलग हो गया। पहला बात क्या बोले कि पहले रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटता है। समझिए क्या बोले, हमने बोला था कि सर आखिरकार रिएक्टेंट में क्या होता है, यही मेरा प्रश्न था। तो हम समझे सर कि रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है पहले उसके बीच का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, बिल्कुल टूट गया सर, और वो सेपरेट हो गया ना। अब उसके बाद क्या होगा कि इन सभी के बीच में अगर सर बॉन्ड टूट गया है और अगर पहले ही जैसा बॉन्ड, पहले की तरह ही अगर बॉन्ड बन जाएगा तो फिर तो यही बन जाएगा। लेकिन नहीं सर, यहाँ देखिए जब जुड़ा है आपस में फिर से ये, तो नया चीज़ बना। इसका मतलब क्या कि सर जो पहले इसका जो अरेंजमेंट था, ये सब जिस अरेंजमेंट से पहले जुड़ा था, ठीक है, अब ये अरेंजमेंट कुछ किसी और तरीके से अरेंजमेंट होकर के वो जुड़ रहा है, ठीक है, तब ये नया सबस्टांस बन रहा है। इसका मतलब क्या कि सर रिएक्टेंट में पहले बॉन्ड टूटेगा और फिर बॉन्ड बनता है, लेकिन न्यू पैटर्न में, न्यू अरेंजमेंट में। तो समझ में आ रहा है कैसे सर, इस बात को समझाइए। देखिए कैसे हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना है सर, इसमें से एक कैल्शियम सामने आ गया और इसमें से क्या है, एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन सामने आ गया, तो बन गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है। अभी भी कितना बचा हुआ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ है और ये तो यूज हो चुका है कार्बन। तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ क्या है बाबू बोलो, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलके बना दिया क्या, CO2। तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट में तीनों का तीनों एक साथ जुड़ा हुआ तो क्या बना, रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट में क्या हुआ कि पहले एटम टूट गया अलग अलग, इसमें से बॉन्ड टूटने के बाद क्या हुआ, एटम्स अलग अलग हो गए और वो एटम्स नए तरीके से अरेंज हो गए, किसके द्वारा, बॉन्ड के द्वारा नए तरीके से अरेंज हो गए। बात समझिएगा, ये सब जो है इनका अरेंजमेंट पहले जैसे अगर होता तो फिर तो यही बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो नया कंपाउंड बन रहा है, नया सबस्टांस बन रहा है। तो नया सबस्टांस बनने के लिए इन सभी का अरेंजमेंट भी नए तरीके से होगा। तो हमको समझ में आ गया सर, फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि रिएक्टेंट में क्या होता है, पहले बॉन्ड टूटता है, उसके बाद फिर बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर वो केमिकल चेंज होगा, अगर वो केमिकल रिएक्शन होगा तो नए तरीके से बॉन्ड बनता है, नए तरीके से अरेंज होता है और उसके बीच में बॉन्ड बनेगा, तभी वो नया कंपाउंड बना। यहाँ पे बताया भी हमने कि एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन। पहला क्या हुआ, CaO बनने के लिए नए तरीके से एक कैल्शियम और इसमें से एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसमें से बाकी का 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन मिलकर क्या बना दिया, तो नए तरीके का एलिमेंट तो हुआ, तो तभी तो वो नया बना। तो चलिए सर, दूसरा नोट हमारे पास है, सेकेंड नोट है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन में
एग्जैक्टली बताइए कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो याद रखिएगा, हम लोग तो ऐसे बोल देते हैं रिएक्टेंट, लेकिन अब हम बोलेंगे कि सर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कौन भाग लेता है? सर एटम्स भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन अ केमिकल रिएक्शन atoms of reactant takes part, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, इनका यही एटम नए तरीके से अरेंज हो जाते हैं। यही एटम क्या होता है? नए तरीके से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उस बात को भी लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट ध्यान से समझिएगा। ये सब इंट्रोडक्शन है जिसके बिना आप जो है चीज़ों को आगे नहीं समझ पाएंगे। ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है? ध्यान रखिएगा, एटम्स भाग लेते हैं। क्या होता है? एटम्स भाग लेते हैं। तीसरा बात क्या होता है? तीसरा बात होता है कि इन केमिकल चेंज या फिर रिएक्शन केमिकल चेंज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रीअरेंजमेंट मतलब क्या है? कि नए तरीके से एटम्स क्या होते हैं? रीअरेंज होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इन केमिकल चेंज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। हमने बोला सब कुछ क्लियर हो रहा है सर कि एटम्स भाग लेते हैं। पहले वो जो भी कंपाउंड है, जो भी रिएक्टेंट है, उसका एटम्स जो है वो क्या होगा? टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, एटम्स में डिवाइड हो जाएगा, उसमें फिर एटम्स नए तरीके से जुड़ेंगे और क्या होगा? नया नया कंपाउंड बनेगा। एंड द लास्ट नोट हम आपको लिख देते हैं, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन का नेचर क्या होता है। तो ध्यान रखिए, केमिकल रिएक्शन में पहले बॉन्ड टूटता है। पहले क्या होता है? बोलो, बॉन्ड टूटता है। तो बोलेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग, और उसके बाद फिर एक नए तरीके से बॉन्ड बनता है, तो क्या कहेंगे? बॉन्ड मेकिंग। तो पहले बॉन्ड ब्रेकिंग, फिर बाद में बॉन्ड मेकिंग। तो लिख देते हैं कि केमिकल चेंज is an example of bond breaking। पहले बॉन्ड टूटता है, and then bond making process। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। तो सर हम लोगों ने अभी जो है इंट्रोडक्शन हम लोग फर्स्ट टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन को हम जब इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि सामने जो चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज हो रहा है। ध्यान समझिएगा, हमको ये बात कैसे पता चलेगा कि सामने कोई भी चेंज अगर हो रहा है और हमसे कोई पूछ दे कि किस आधार पर इस चेंज को आप बता सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, तो हम इसी बात पर हम लोग अब अभी अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सेकंड टॉपिक हमारे पास होगा क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। मतलब क्या होता है इसका कि सर हम किस आधार पर, जो भी थोड़ी देर पहले मैं बताया आपको कि किस आधार पे हम बता सकते हैं कि सामने जो चेंज हो रहा है वो चेंज केमिकल चेंज ही है, वो चेंज केमिकल रिएक्शन ही है। तो आपके पास क्लास 10 में 5 ऐसा प्रॉपर्टी है, 5 ऐसा गुण है, लक्षण है, जिस लक्षण को देख करके, जिस गुण को देख के, जिस प्रॉपर्टी को देख करके जो है आप बता सकते हैं कि सामने जो चेंज है वो चेंज क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी क्या क्या है सर? वो 5 प्रॉपर्टी सुनेंगे। पहला प्रॉपर्टी आपके पास दिया गया है 10th क्लास के सिलेबस में कि अगर कोई भी चेंज हो रहा है और अगर उस चेंज में अगर कोई गैस निकलते हुए दिखा, निकलना मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब क्या कि कोई भी चीज़ में अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी के आधार पे भी बोल सकते हैं ये जो चेंज है वो क्या है? केमिकल चेंज है। ध्यान रखिएगा, पहला हमने क्या बताया? इवोल्यूशन ऑफ गैस निकलेगा तब हम बोल सकते हैं। सेकंड क्या है बाबू बोलो? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले समझिए। ऐसा तो हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, पहले सुन लीजिए। प्रेसिपिटेट क्या होता है? मान लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, सॉल्यूशन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन के बाद में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना जो सॉल्यूबल नहीं है। जब सॉल्यूबल नहीं है तो वो क्या होगा?
कंटेनर के नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल कंटेनर के नीचे में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। मतलब क्या कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस को कहना चाह रहे हैं सर आप, क्या प्रेसिपिटेट कहना चाहते हैं। मतलब प्रेसिपिटेट सही में इनसॉल्युबल सब्सटेंस ही होता है जो बनता है फाइनली प्रोडक्ट के रूप में किसी भी केमिकल चेंज में। ध्यान रखिएगा, मतलब क्या कि अगर किसी भी केमिकल चेंज में या फिर किसी भी चेंज में अगर प्रेसिपिटेट बना, हम उसके आधार पे भी कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो चेंज हो रहा है वो चेंज कुछ और नहीं, वो केमिकल चेंज है। दूसरा बात हमने दूसरा प्रॉपर्टी बताया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड क्या होता है बाबू, चेंज इन कलर। मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि पहले कुछ और कलर था या फिर पहले कुछ कलर नहीं था और रिएक्शन के बाद नया कोई कलर में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या कलर का अगर बदलाव हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलते वक्त अगर कुछ कलर का बदलाव हुआ, तो हम उसके आधार पर भी बोल सकते हैं कि यहाँ जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। हमारा क्या बोल रहे हैं, चौथा है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या कि बहुत बार आप देखते होंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हीट निकलता है, हीट निकलना, हीट का निकलना, हीट को कहते हैं थर्मिक, हीट को क्या कहते हैं थर्मल, थर्मल कहते हैं। और निकलना मतलब एक्सो, बाहर की ओर। मतलब क्या कि वो केमिकल चेंज, वो चेंज जिसमें हीट बाहर की ओर निकलेगा उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। और वो केमिकल चेंज जिसमें हीट को हमको देना पड़ता है, वो केमिकल चेंज जो है हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इन्वायरमेंट से। तो एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंट ठंडा होगा, तो उसको कहते हैं क्या, उस केमिकल चेंज, इंडोथर्मिक केमिकल चेंज। ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बताया, पहला बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। सेकंड नंबर बताया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड हम लोग बात किए कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या था सर, थर्ड प्रॉपर्टी था चेंज इन कलर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। और द लास्ट प्रॉपर्टी आपको जो दिया है किसका, कैरेक्टरिस्टिक दिया है केमिकल चेंज का, वो चेंज इन स्टेट। मतलब क्या कि अगर अवस्था में भी बदलाव होगा, मतलब कि सॉलिड था अब वो लिक्विड बन गया या फिर सॉलिड से गैस बन रहा है, उस आधार पे भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हम आपको एक ब्रीफ ये जो है आपको वर्बल इन्फॉर्मेशन दे दिए किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। इसी बात को अब हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम फिर से बोल रहे हैं कि सर केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि वो प्रॉपर्टी किसी भी चेंज का जिसके आधार पर आप बता सकते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास है, पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या हमने बोला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, गैस। चलिए ध्यान से, अगर हम इसमें बात करें तो वो चेंज जिसमें गैस इवॉल्व होगा तो क्या बोलेंगे, बोलो बाबू। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होगा, द चेंज इन विच गैसेज आर इवॉल्व, देन द चेंज इज कॉल्ड, देन तब उस चेंज को क्या कहेंगे, द चेंज जिसमें हम क्या होगा, गैस बाहर क्यों निकलेगा तो उस चेंज को क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल चेंज। क्या कह देंगे बोलो बच्चे, देन द चेंज या फिर चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। चलिए सर, तो इसका अभी हम बात कर रहे हैं कि वो चेंज इसमें क्या होगा, गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, गैस क्या होगा बोलो बाबू, इवॉल्व होगा। उस चेंज को क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल चेंज कह सकते हैं इस आधार पर। तो सर इसका एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल हम एग्जांपल देते चल रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, चलिए पहला हम बात करते हैं एग्जांपल में ABCD दिखाते हैं। चलो तो हमने ले लिया कोई भी मेटल है, मान लो जिंक है। क्या है बोलो बाबू, कोई भी मेटल है जिंक। तो जिंक जब भी आप प्रैक्टिकल लैब में जाइएगा तो आपको जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं हम लोग, तो जिंक हमने लिया। ठीक है, जिंक को जैसे ही जिंक ग्रैन्यूल को आप क्या करते हैं, कोई भी एसिड से, जब भी एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान रहे कि एसिड क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड कोरोसिव होता है, हमारे स्किन को वो हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, कोई भी मेटल को डाइल्यूट क्या एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है वो बनता है, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा बोलो, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये हमारे पास एक रफ जो है ना केमिकल इवोल्यूशन ऑफ गैस का केमिकल इक्वेशन एक रफ है। अब हम इसमें एग्जांपल सेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सर हमने लिया क्या, यहाँ पे जिंक के जगह पे हम मेटल कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको और अच्छा हो जाए। मेटल, तो मेटल में आप अपने मन के अनुसार ले सकते हैं। तो चलिए हम मेटल में एग्जांपल लेते हैं जिंक।
जिंक क्या होता है, मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है। मरकरी को छोड़ दें तो सबका सब मेटल क्या है, सॉलिड ही होता है। तो जिंक हमने ले लिया। अगर हम इसमें एसिड में ले सकते हैं तो एसिड में तो तीन हैं जनरली जो यूज़ करते हैं। एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, किंग ऑफ ऑल एसिड, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है क्या, नाइट्रिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, ध्यान रखिएगा। सब का हम क्या लेंगे, डाइल्यूट। तो चलिए हमने ले लिया क्या, HCl ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, चलो H2SO4 ले लिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या है, आपका डाइल्यूट है। तो अब क्या होता है कि जब भी ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और साथ में कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो सर इस रिएक्शन में अगर गैस निकलेगा तो हम इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है वो क्या है, फिजिकल चेंज नहीं, ये क्या है, केमिकल चेंज है। देखिए साइंस कैसे होगा, तो अब बच्चे दिक्कत होंगे, पहले समझिएगा। मेटल्स जनरली याद रखिएगा, मेटल्स जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो मेटल में अगर हम प्लस, शॉर्टकट ट्रिक है जिससे कि आप बना सकते हैं, वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस हो गया सर। और कोई भी कंपाउंड केमिस्ट्री में लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होता है, प्लस, और सेकंड वाला क्या होता है, माइनस, ठीक है। क्योंकि अभी तक ले हम लोग को वैलेंसी के बारे में उतना तो आइडिया नहीं है, वो हम आगे चल के हम आपको बताएंगे किस तरीके से फार्मूला लिखा जाता है, लेकिन अभी पहले समझिए इसको। सर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, तो सर प्लस है तो किसके पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस के पास जाता है। तो सर जिंक का क्या SO4 के साथ जुड़ेगा तो बनेगा हमारे पास जिंक सल्फेट। चिंता नहीं करिए कि कैसे हो रहा है, आपको एक क्लास में आपको पूरा का पूरा जो है ना, आपको रेडिकल याद करवा करके और आपको बहुत आसान कर दिया जाएगा कि किस तरीके से जो है फार्मूला लिखा जाता है, और आपको याद करने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो चिंतित ना हो, हम अभी क्या बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। तो अगर हम अगर यहाँ डिटेल में जाएँ तो फिर आपका क्लास जो है ना लेंदी चला जाएगा। समझिए, जिंक सल्फेट और कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ये गैस है, ठीक है ना। और ये क्या है बाबू, बोलो, एक्वस सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि सर यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो गैस का डेंसिटी कम होता तो ऊपर उठेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए एरो दे देते हैं ऊपर की ओर। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सर ये गैस जो निकल रहा है इसके आधार पर हम बोल तो देंगे कि क्या है ये जो चेंज है ये क्या है, केमिकल चेंज है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये गैस दिखेगा तब ना सर, ये गैस तो कलरलेस है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात आपको बताएं हम कि हाइड्रोजन गैस क्या है, कलरलेस है, और इसका कोई स्मेल नहीं होता है, ऑर्डरलेस भी है। क्या होता है बोलो बाबू, ऑर्डरलेस भी है, कोई टेस्ट भी नहीं होता है, टेस्टलेस भी है। तो सर ना उसका कोई कलर है, ना उसका कोई स्मेल है, ना उसका कोई स्वाद है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे गैस इवॉल्व हुआ भी कि नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से फिर प्रश्न उठता है कि हाउ कैन वी चेक, या फिर हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं लिख देता हूँ इसको, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। देखो ध्यान से बाबू, कि जब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, कुछ करना नहीं है, आप एक मैच स्टिक को जला करके आप बगल में लेके जाइएगा, पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस अगर रहेगा तो पूरा ब्लास्ट कर जाएगा एक साथ, जो है ना, पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, कंबसन फ्लेम नाम का चैप्टर बहुत छोटे क्लास में 7 में पढ़े होंगे, तो बताया गया कि हाइड्रोजन गैस इज़ द बेस्ट फ्यूल। हाइड्रोजन गैस इज़ द बेस्ट फ्यूल, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, कि छोटे से चिंगारी को भी लेकर जाइएगा, ब्लास्ट करेगा, एक साथ पूरा का पूरा गैस जल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके लिए मैं नोट लिखता हूँ टेस्ट, इसको याद रखेंगे, बोर्ड में पूछा जाता है ये, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। क्या होगा? पहला ऑन बर्निंग, एक ही है, ठीक है, ऑन बर्निंग हाइड्रोजन गैस को जैसे ही आप जलाइएगा तो ये ब्लास्ट करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूसेस व्हाट? पॉप साउंड। इट प्रोड्यूसेस क्या? पॉप साउंड। ये देखो मैं टिक मार दिया है बाबू, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, टेस्ट फॉर क्या? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है कि जब हम इसको जलाएंगे तो क्या होगा? पॉप साउंड। बहुत बार जो है ना ये आएगा आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में, सेंटेंस वाला जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपको पहचानने के लिए पूछा जाता है। देखो टिक मार दिए, ध्यान रखिएगा। सर एक और एग्जांपल दीजिए। एक हम एग्जांपल यहाँ ले लिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सर मेटल कार्बोनेट को भी डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रेट कराएंगे, जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं, तो वो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस में क्या? CO2 गैस। क्या बनता है बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो फिर से यहाँ एक बात आया कि CO2 गैस है ना, CO2 गैस भी क्या होगा? ऊपर क्यों निकलेगा? ठीक है, ये गैस भी क्या है? कलरलेस है। ये गैस भी क्या है? टेस्टलेस है। फिर दिक्कत यहाँ हो रहा है, फिर क्या हो रहा है बोलो? दिक्कत हो रहा है। चलिए हम इसको एक लाइन में लिख देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ
बी में मेटल कार्बोनेट प्लस व्हाट, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। तो देखिए सर एग्जांपल से समझाइए, एग्जांपल से टेंशन नहीं लेना है एक बात का कि सर आपको तो याद है फार्मूला आप लिख दे रहे हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा। इस चैप्टर को ख़त्म होते होते आपको पूरा का पूरा डिटेल पता हो जाएगा, चिंतित न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान समझिएगा, मेटल कार्बन में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला होता है Na2CO3। यही आपको याद करने का टेंशन है ना, ये चीज़ हम दूर करेंगे, चिंता नहीं करिए आप। ठीक है, Na2CO3 पहले आप समझिए कि हम तो सिर्फ बात करें गैस का, तो गैस के बाद सर इसमें भी गैस निकल रहा है, इसमें भी गैस निकल रहा है, बस इतना ही से मतलब रखिए कि अगर गैस निकलेगा तो हम क्या होगा, हम कह सकते हैं क्या हो रहा है हमारे पास, बोलो केमिकल चेंज हो रहा है, खत्म कहानी। अब चलिए सोडियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, हम इस आपकी क्या लेते हैं, बोलो HCl ले लेते हैं। चलो डाइल्यूट बदल के लेते हैं। ठीक है, डाइल्यूट क्या HCl ले लिए। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देते हैं डाइल्यूट। फिर क्या बनेगा हमारे पास, बोलो, हमने बोला ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो कॉमन सेंस से Na प्लस कहाँ जाएगा, Cl के पास, तो बनेगा सॉल्ट हमारा NaCl प्लस, हमने बोला H2O। एक्चुअली में बात करें तो H और CO3 मिल के बनाता है H2CO3। H2CO3 जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। जो हम लोग ठंडा वगैरह पीते हैं तो उसमें जो गैस, उसमें जो एसिड रहता है उसका क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड रहता है। जैसे ही इसको अंडर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है, जैसे ही हम ढक्कन खोलेंगे प्रेशर रिलीज होता है और वो नॉर्मल प्रेशर पर ये टूट जाता है, बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर पर स्टेबल नहीं रहता, वो टूट जाएगा और वो तुरंत टूटेगा किस में, H2O में। पहले इधर कर लेते हैं CO2 में और क्या H2O में। देखो यहाँ से CO2 है ना, अरे CO2 है गैस, हम तो गैस ही का एवोल्यूशन दिखा रहे हैं सर। तो बिल्कुल यहाँ हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा तो बनता है एक सॉल्ट, और साथ में क्या बनता है, बोलो वाटर बना सर, और CO2 गैस। यहाँ फिर से प्रश्न आता है कि CO2 गैस जो है वो क्या है, कलरलेस है। आपसे पूछेगा कलरलेस है, ये क्या है, टेस्टलेस है। ठीक है ना, ये क्या है बोलो बाबू, ऑर्डरलेस, ना इसका कलर है, ना इसका टेस्ट है, ना क्या इसका स्मेल है। तो कैसे बता दें कि ये सर यहाँ जो गैस निकल रहा है वो गैस CO2 है। इसका मतलब फिर से आप बताने जा रहे हैं सर क्या, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल हम यही बताने जा रहे हैं, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा बताते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, टेस्ट फॉर CO2। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारा प्रश्न आपका डायरेक्ट सॉल्व होगा, समझिएगा ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं, टेस्ट फॉर CO2। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, पहला टेस्ट है। ध्यान रखिएगा कि सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है सर, एक्सटिंग्विशर ऑफ गैस है। तो पहला तो बोलेंगे कि अगर ये गैस है तो अगर हम बर्निंग मैच को लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन ब्लास्ट का जला दिया था, लेकिन ये वो बर्निंग मैच को बुझा देगा। अगर ये कौन होगा, CO2 होगा, तो पहला क्या होगा बोलो, एक्सटिंग्विशेस क्या, बर्निंग मैच स्टिक। ठीक है, जलते हुए चिंगारी को अगर हम लेके जाएंगे उसको क्या कर देगा, बुझा देगा। और दूसरा टेस्ट क्या है, ध्यान रखिएगा, दूसरा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलता है कि अगर हम सिलेक्ट लाइम में CaOH का होल ट्वाइस, डरने का ज़रूरत नहीं है बाबू, आराम से देखिए, कोई तकलीफ नहीं है। CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है, याद रखेंगे, इसका नाम तो आपको याद रखना होगा, सिलेक्ट लाइम। क्या कहते हैं बोलो, सिलेक्ट लाइम, या फिर लाइम वाटर। क्या कहते हैं बोलो, लाइम वाटर। और इसका एग्जैक्ट नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बार इसको लाइम ऑफ वाटर भी बोल देते हैं, लाइम ऑफ वाटर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको दो बात याद रखना है, एक सिलेक्ट लाइम से याद रखना है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। जैसे ही ये इसका कलर होता है, कोई कलर इसका नहीं है, कलरलेस होता है। ये क्या होता है बोलो बाबू, ये होता है कलरलेस। ठीक है, चलो हम इधर वाला पहले मिटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, चलिए अब क्लियर होगा आपको, इस दिख रहा होगा ये क्या होता है बोलिए, ये कलरलेस होता है। क्या होता है कि जैसे ही इस सॉल्यूशन में आप CO2 गैस को पास कराएंगे, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट में, और साथ में क्या निकल जाएगा, पानी निकलेगा। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये है वाइट कलर का। ये क्या है बोलो बच्चे, वाइट। और कैसा वाइट, मिल्की वाइट। ध्यान रखिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा ऐसा
मान लेते हैं क्या पूछेगा आपसे कि CO2 है, तो CO2 क्या करता है, सिलेक्ट लाइम को कलरलेस से कैसा बदल देगा, बोलो मिल्की वाइट कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम इस बात को लिख देंगे कि CO2 का टेस्ट है कि CO2 टर्न्स करता है, टर्न्स लाइम वाटर क्या, मिल्की। और वैसे बात है लाइम वाटर मिल्की। तो बताओ सेकंड बात हमने क्या देखा, दो बात हमने देखा कि सर CO2 अगर होगा तो उसका टेस्ट है कि बर्निंग मैस्टिक को बुझा देगा, और सेकंड टेस्ट है कि CO2 जो है ना टर्न्स करता है लाइम वाटर के कलर को क्या इसमें मिल्की में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब कि अभी तक ने हमने जो भी दो रिएक्शन देखा, दो केमिकल चेंज देखा, और हम बोल देंगे कि ये जो भी चेंज हो रहा है ये केमिकल चेंज ही है। क्यों, क्योंकि सर केमिकल चेंज में क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी के अनुसार इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, इवोल्यूशन ऑफ क्या होगा, गैस होगा। और हम देख रहे हैं क्या कि पहला वाला रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो कि मिट चुका है अभी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, और सेकंड वाले रिएक्शन में हमने देखा क्या, CO2 गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये पहला प्रॉपर्टी था। इस तरीके से कितने कैरेक्टरिस्टिक हैं, 5 हैं, जिसमें से हम एक खत्म हो चुका है। सेकंड नंबर हमने बताया था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चलिए तो अब जो है हम लोग सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, देखेंगे, जिसका नाम क्या है, बोलो, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रेसिपिटेट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सर प्रेसिपिटेट यहाँ आ रहा है, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, तो अब बात हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में आप PPT भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेसिपिटेट क्या है, हमने बताया कि सर कोई भी चेंज जिसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बने जो पानी में सॉल्युबल ना हो, तो जब पानी में सॉल्युबल नहीं होगा तो ऑब्वियस से बात है उसको क्या करेंगे, वो नीचे अपने आप बैठ जाएगा थोड़ी देर के बाद। हाँ बिल्कुल, तो सर प्रेसिपिटेट क्या बोलेंगे कि दोज इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच are formed during chemical change which get settled down at the bottom of कंटेनर। तो हम क्या समझे सर, ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो बनता है कब, केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल चेंज के दौरान, जो कंटेनर के नीचे में बैठ जाता है। बिल्कुल सर, सिंपल प्रेसिपिटेट होता है। तो सर हमको पहले एग्जांपल दीजिए, तभी तो हम समझ में आएगा कि सर सही में फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, प्रेसिपिटेट आपका होता है। तो बिल्कुल पहला एग्जांपल हम देते हैं, ध्यान रखिएगा। केमिकल चेंज का पहचानने का दूसरा तरीका कि प्रेसिपिटेट बनेगा तो हम केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड। इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। क्या हमने बोला, पोटेशियम आयोडाइड। जब पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, बिल्कुल सर आपको याद करना होगा, ध्यान रखिएगा, लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। हम क्या बोले कि सर पहला एग्जांपल दे रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का कि पोटेशियम आयोडाइड जैसे ही लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सर क्या बनेगा। हम आपको छोटा सा ट्रिक दिए हैं सर, प्लस माइनस प्लस और क्या माइनस। तो सर ये कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो बिल्कुल सर बनेगा लीड आयोडाइड, और प्लस में क्या बनेगा, के जो है NO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, KNO3। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको इस बात का बिल्कुल जो है ना अपने अंदर डर मत लाइए कि सर ये कैसे लिख रहे हैं आप। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से आपको हम ऐसा सिखा देंगे, फिर आपको कभी भी रटने का ज़रूरत फार्मूला को तो कम से कम नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप देखिए, क्यों देखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि सर हम लोग अभी तो कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, बाद में तो हम लिखाएंगे ही लिखाएंगे, तो चिंता नहीं करिए, अभी आप उस अनुसार समझिए। तो सर यहाँ पर जो भी बना इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है लीड आयोडाइड। क्या नाम है बोलिए, इसको कहते हैं लीड आयोडाइड। और ये क्या है, पोटेशियम
पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ध्यान रखिएगा। तो सर यहाँ पर कौन प्रेसिपिटेट है, तो यहाँ पर ये लीड आयोडाइड जो है ना ये प्रेसिपिटेट है। ये क्या है, प्रेसिपिटेट। तो सर अगर गैस रहेगा तो ऊपर क्यों उठेगा, कंटेनर से बाहर चला जाएगा, और अगर प्रेसिपिटेट होगा तो नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे बैठ जाएगा तो हम नीचे की एरो दिए हैं। और याद रखिएगा ये कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है, तो इसीलिए कहते हैं इसको येलो पीपीटी। येलो पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। हमने क्या बोला आपको, हमने बोला कि पोटेशियम आयोडाइड जब लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है लीड आयोडाइड जो कि येलो कलर का पीपीटी है, ठीक है, जो कि कंटेनर में नीचे बैठ गया और साथ में क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। दूसरा हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। क्या बोले बाबू, बोलो, बेरियम क्लोराइड। पहले लिख देते हैं फार्मूला BaCl2 और इसको कर लीजिए क्या, H2SO4 के साथ रिएक्ट करा लीजिए। हमने बोला कि जब कभी भी हम एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो एसिड को हम लेते हैं डाइल्यूट, ठीक है। तो चलिए हम अभी उतना बारीकी से नहीं जाते हैं, पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। BaCl2 जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तरीका पता है, शॉर्टकट तरीका, प्लस माइनस। तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस के पास, ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो BaSO4 बनेगा। क्या बनेगा बोलो बाबू, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और प्लस में क्या बनेगा, H और Cl मिलके HCl बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं इसका नाम है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो क्या है, प्रेसिपिटेट है, तो नीचे की ओर हम एरो दे दिए, यही प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना। और ये कैसा पीपीटी है सर, ये वाइट कलर का पीपीटी है, वाइट पीपीटी है, ठीक है। ध्यान रखिए कैसा पीपीटी है, वाइट पीपीटी है। तो सर इस सबका नाम लिख दीजिए, इसका भी नाम लिख दीजिए। इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्या है बोलो बाबू, क्लोराइड। और इसका नाम है सल्फ्यूरिक क्या, एसिड, ठीक है। क्लियर है। तो हमने आपको दो एग्जांपल दिया किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और ये हम बोल रहे हैं कि आप इसको जो है ना याद कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों का दोनों रिएक्शन रैंडमली आपसे पूछेगा। कैसे पूछता है बोर्ड कि व्हाट इज डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड कैन यू गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको अगर याद नहीं करके जाएंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे, उससे फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम बोल दिए हैं कि ये आपको याद कर ही लेना है, ठीक है। क्लियर है हमारे पास। तो चलिए हम आपको बताएं कि सर इस रिएक्शन में देखें कि पीपीटी बन रहा है, और हमने बोला कि अगर पीपीटी बनेगा तो ये जो चेंज हो रहा है ये चेंज क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को चलते हैं जिसमें क्या हम बताए हैं कि अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसमें कलर भी बदल सकता है, मतलब क्या, चेंज इन कलर के बारे में बात करें। और यहाँ भी देख रहे हैं कि सर कलरलेस है, कलर चेंज हो रहा है, वाइट बन जा रहा है। यहाँ कलरलेस है, क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो अब इसको भी हम चेंज इन कलर में डाल सकते हैं, लेकिन हम चूंकि प्रेसिपिटेट की है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिपिटेट हम लिखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो हम लोग थर्ड नंबर प्रॉपर्टी चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक चलेंगे, इसका नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ चेंज इन कलर, ठीक है। चलिए ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट थर्ड प्रॉपर्टी जो है बोला कि अगर कोई केमिकल चेंज होगा तो उसमें कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या कि चेंज इन व्हाट, कलर, चेंज इन कलर। ध्यान रखिएगा चेंज इन कलर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब है तो बता सकते हैं, ठीक है। इसमें सर बताइए पहला एग्जाम्पल देते हैं, साइट्रिक एसिड, नींबू में क्या होता है बोलो बाबू, साइट्रिक एसिड। अब हम सिर्फ लिखेंगे साइट्रिक एसिड तो बच्चे के मन में आएगा कि सर सब का फार्मूला लिख रहे हैं, इसका फार्मूला आप नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब को नहीं आता है। प्रॉब्लम तो यही है, आजकल के बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ठीक है। अरे बाबू आपको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या समझा सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक जरिया हैं आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन देने का, ठीक है। इसीलिए जो है जज करने वाला जो है ना टेंशन उसको दूर करिए, ठीक है, और आराम से समझिए। हम बोल रहे हैं कि साइट्रिक एसिड का फार्मूला अगर हम आपको लिखेंगे तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा आपको जो है तकलीफ़ हो जाए। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, ठीक है। इसको पहले लिख देते हैं, साइट्रिक एसिड को जैसे ही हम पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ, क्या हम बोले बाबू, बोलो, पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो भी कंपाउंड बनता है, ये हम आपको नहीं पता
ठीक है। ये सब 12th क्लास में डी ब्लॉक में पढ़ना है, ठीक है। 12th क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर है डी ब्लॉक, वहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो आपको झूठ मूठ डराने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी कंपाउंड बनेगा ध्यान रखना कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, पर्पल। क्या होता है बोलो बाबू, पर्पल। 9th क्लास में भी पढ़े थे आप, ठीक है। तो पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में जैसे ही 1-2 बूंद साइट्रिक एसिड डालिएगा ना, तो ये पर्पल कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये पर्पल कलर जो है बाबू वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में बोलो, कलरलेस में। क्या बोले हम बताओ, ये पर्पल कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने बोला कि जैसे ही साइट्रिक एसिड को आप डुबोइएगा किस में, पोटेशियम परमैंगनेट में, तो जो पर्पल कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, कलरलेस। क्या बन जाएगा बोलो, जो भी कंपाउंड बनेगा क्या, कलरलेस। तो हमने सीखा यहाँ, हमने देखा भी, ठीक है, कि सर यहाँ पर तो पर्पल कलर कलरलेस हो गया, तो चेंज इन कलर हो तो रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि ये हमारा एक केमिकल चेंज है, ठीक है। सर आपको अब मन में तसल्ली देने के लिए मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला है CH COOH COH COOH CH COOH 1 2 3 1 2, हाँ ठीक है। CH2 यहाँ होगा, यहाँ भी क्या होगा, CH2 2 3 4, ठीक है। देखिए ये हमारा जो है क्या, साइट्रिक एसिड है। हमको पता है कि आपको तकलीफ़ हो रहा होगा, इसीलिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इस ये वाला आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। पहली बात कि पूछेगा 10th क्लास में, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या सीखेंगे, हम चुपचाप याद रखेंगे साइट्रिक एसिड को जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है कंपाउंड जो क्या है, कलरलेस है। और यहाँ देख रहे हैं क्या कि पर्पल कलर किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलिए कलरलेस हो रहा है। तो यहाँ भी चेंज इन कलर हो रहा है। अगर हम दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं तो दूसरा एग्जांपल है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम बोल रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, क्या बोले हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये आपको नहीं पूछता है, ठीक है, ये रिएक्शन, क्योंकि वो भी जानता है कि बच्चा छोटा है अभी, ठीक है, और अभी स्टैंडर्ड ये 12th में पढ़ना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है K2Cr2O7, और यहाँ भी लिख देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है, यहाँ मिटा के लिख देते हैं KMnO4, ठीक है। यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है बाबू, ये होता है ऑरेंज कलर। क्या होता है बोलिए, ये होता है ऑरेंज कलर। और जैसे ही इसको इसके साथ कराइएगा तो जो भी कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर। तो हम इस चेंज में भी देख रहे हैं सर, इस चेंज में भी, इस केमिकल चेंज में भी देख रहे हैं, इस चेंज में भी देख रहे हैं क्या कि ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्रीन कलर, मतलब चेंज इन कलर हो रहा है। इसके आधार पे हम बोल सकते हैं, इन दोनों रिएक्शन के आधार पे बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों रिएक्शन में चूँकि कलर का बदलाव हो रहा है, इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों चेंज कुछ और नहीं क्या है, केमिकल चेंज है। क्लियर है। तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट नंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार बोल रहे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ नंबर बताया गया कि अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। तो हम लिख रहे हैं क्या, चेंज इन क्या, टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर चेंज के आधार पर, टेम्परेचर के चेंज के आधार पर केमिकल रिएक्शन को दो तरह कहा गया। एक को कहा जाता है एक्सोथर्मिक चेंज, ठीक है, और दूसरा होता है इंडोथर्मिक। क्या होता है बोलो, इंडोथर्मिक चेंज या फिर रिएक्शन बोल सकते हैं। तो सर एक्सो का मतलब बाहर और थर्मिक का मतलब हीट। मतलब एक्सोथर्मिक चेंज वो चेंज होता है जिसमें हीट क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलेगा। इसमें क्या होगा, सिंपल छोटा में लिखते हैं, इसमें क्या होगा, हीट इवॉल्व आउट होगा, इवॉल्व होगा, और इसमें हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब। हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, सिंपल में। इसी आपको समझ में आ गया, एक रफ आइडिया हो गया, ठीक है। सर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या कोई एग्जांपल है? बिल्कुल सर, देखिए ध्यान से, इसका एग्जांपल समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सही में सर चेंज, अगर टेम्परेचर में कोई बदलाव अगर हो रहा है उसके आधार पर भी हम बोल सकते हैं कि सामने जो चेंज है वो क्या है, केमिकल चेंज है। देखिए ध्यान से कैसे। पहला अगर हम बात करते हैं तो कोई भी मेटल, मान लेते हैं मेटल हम ले लिए क्या, जिंक ही ले लिए जो पहले लिखे थे, और इसको हम क्या H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो जिंक मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है क्या, सॉल्ट। तो बनेगा जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या बनेगा बोलो, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा,
हीट भी निकलेगा और वो कंटेनर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखें क्या कि सर जिंक जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है क्या, जिंक सल्फेट और क्या बन रहा है बोलो, हाइड्रोजन गैस और क्या, हीट। यहाँ पे हीट इवॉल्व हुआ, तो हीट इवॉल्व हुआ, इसके आधार पर इस चेंज को क्या कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक चेंज कह देंगे। क्लियर हो गया हमारे पास पहला रिएक्शन, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप नाम सुने होंगे चूना। चूना को कहते हैं लाइम। लाइम का फार्मूला होता है CaO। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, लाइम कहो, या फिर हमने बताया था कि क्विक लाइम भी इसको कह सकते हैं, क्विक लाइम भी इसको कह सकते हैं। जैसे ही इसको आप पानी में डालेंगे, चूना को पानी में डालेंगे, तो क्या होता है, वाइट वॉशिंग के समय में चूना का बोरा लेते हैं, लेकर के आते हैं, पत्थर के जैसा होता है, उसमें पानी में डालते हैं तो खौलना शुरू कर देता है। तो सर वो बनेगा, यहाँ बन जाएगा स्लेक्ट लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में ढेर सारा हीट निकलेगा। ढेर सारा क्या होता है बोलो बाबू, हीट इवॉल्व होगा। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक का ही रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन हम आपके कर देते हैं VVI, आपको ये याद रखना है। क्या बोले हम, क्विक लाइम जैसे ही पानी में डालिएगा तो बनेगा, ये कौन सा लाइम है, स्लेक्ट लाइम। क्या नाम है बोलो, स्लेक्ड लाइम है। ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं लाइम वाटर, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइम वाटर। ठीक है, और पानी निकलेगा, प्लस में क्या होगा, हीट निकलेगा। तो ये जो दो रिएक्शन आपको बताए हैं वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और चलो एग्जांपल देते हैं, वो इंडोथर्मिक का देते हैं, जिसमें क्या होगा कि हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, चलो तीसरा एग्जाम्पल हम देते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या लिखा है बोलो बाबू, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका फार्मूला है BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसको जैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड के साथ जैसे ही हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, तरीका सिखाए थे, प्लस माइनस। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा Ba और Cl जुड़ जाएगा तो बनेगा बेरियम क्लोराइड। क्या बनेगा बोलो, बेरियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ और इन दोनों से बनेगा हमारे पास क्या, एक से बनेगा NH3 अमोनिया, और साथ में क्या बनता है बोलो, यहाँ हमारे पास पहले लिख देते हैं नॉर्मल तरीका से, क्या होता है, NH4OH जुड़ जाएगा सर, बिल्कुल। तो यहाँ बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बोलो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं होता है, ये फट से टूटता है, ये टूट जाएगा किस में, अमोनिया में। NH3 हम लिख देते हैं, पहले नाम लिख देते हैं, अमोनिया और क्या, वाटर। और साथ में इस रिएक्शन में क्या होता है कि हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, बाहर से हीट हमको देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो आप, यहाँ लिख देते हैं हीट एब्जॉर्ब। जरा सोच के देखो, अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, कंटेनर ठंडा होगा। बाहर से अगर हम हाथ से कंटेनर को छुए हुए हैं, और अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो हमारे हाथ से ही तो हीट वो ट्रैप करेगा, तो जब हाथ से हीट ट्रैप करेगा तो हाथ ठंडा होगा, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब का बात हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे क्या, एक्सो नहीं, क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो सर जब आपको फार्मूला लिख रहे थे, सबका फार्मूला कंप्लीट कर दीजिए। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। ठीक है, इसका फार्मूला है NH4OH। अभी देखो हम क्यों लिखे हैं, NH4 बचा था और OH बचा था, तो NH4OH हो गया। और हमने बताया कि तुरंत टूट जाता है किसमें, अमोनिया में, तो ये टूटेगा, अमोनिया का हो जाएगा NH3, और ये वाटर का तो जानते ही हैं आप। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमने आपके पास रिएक्शन लिखा, क्या लिखा, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, नाम ऊपर है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बीच से बनता है, तुरंत टूट के फिर फाइनल में क्या बनेगा, NH3 अमोनिया और प्लस वाटर। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं, दैट इज लिख सकते हैं कंप्लीट करके कि बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब दिखाते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड बना था ना, तो क्या होगा, BaCl2 प्लस ये तो बीच में बना था, लेकिन फाइनली हमको लिखना, फाइनल बात लिखना होता है। तो फाइनल क्या होगा सर, NH3 अमोनिया प्लस क्या, वाटर। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक्सो की इंडो, बिल्कुल सर, इंडोथर्मिक
रिएक्शन। तो हम इन दोनों 2-3 रिएक्शन में देखें क्या कि सर केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। तो हम चेंज इन टेम्परेचर के भी आधार पे बोल सकते हैं कि जो केमिकल जो भी चेंज हो रहा है वो क्या केमिकल चेंज है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज हम देखेंगे, जिसका नाम क्या है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या है लास्ट 5वां कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। क्या बोलते बोले बाबू, बोलो चेंज इन क्या स्टेट। कोई भी चेंज में अगर स्टेट मतलब कि अगर अवस्था बदल रहा है, मतलब कि अवस्था मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, यही होता है ना, 3 अवस्था जनरली पढ़ते हैं हम लोग स्टेट। अगर अवस्था बदलेगा तो उस आधार पे भी हम बोल सकते हैं कि वो चेंज क्या है, केमिकल चेंज है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका एग्जाम्पल है बहुत आसान। ठीक है, अगर हम बात किए ध्यान रखिएगा, केमिकल चेंज होने के लिए सिर्फ अवस्था बदलना ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल देते हैं, हमने बोला कि सर ये आइस है, क्या है बोलो, आइस, और ये जो है ना मेल्ट कर गया, क्या कर गया बोलो, मेल्ट कर गया। आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये जो है ना मेल्ट कर गया, और मेल्ट करके क्या बना गया बोलो, वाटर। यहाँ भी तो अवस्था चेंज हुआ है, और यहाँ भी तो अवस्था चेंज हुआ था। चेंज इन स्टेट तो करना था सर, तो स्टेट तो यहाँ भी हुआ। क्या ये केमिकल चेंज है, नहीं, वाटर और आइस दोनों का सेम ही प्रॉपर्टी है, दोनों सेम प्रॉपर्टी। और हमने बोला था कि केमिकल चेंज होने का मतलब ये है कि सर उसमें नया चीज़ बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, नया प्रॉपर्टी बनेगा। तो सर इसके अनुसार तो ये ठीक है, लेकिन क्या ये केमिकल चेंज है, नहीं। इसका मतलब ये होता है सर कि जो भी आप 5 प्रॉपर्टी बताए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पाँचों का पाँचों प्रॉपर्टी हमेशा केमिकल चेंज फॉलो करेगा ही करेगा। बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही समझ रहे हैं बाबू, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पाँचों का पाँचों प्रॉपर्टी जो है किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड हो। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? अगर होता तो देखिए यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया। बिल्कुल, तो समझ में आ गया सर कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो हमेशा वैलिड होगा ही होगा। एकदम बिल्कुल सही समझे आप लोग। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास केमिकल चेंज है सर, नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है। अगर इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देते हैं, हम लिए आयरन, क्या लिए बाबू बोलो, आयरन। लोहे को हम क्या किए, हीट कर दिए, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या बनता है, वो लिक्विड बन जाता है। क्या होता है बोलो बाबू, लिक्विड आयरन बन जाता है, आयरन बनता है। तो देखिए यहाँ भी तो हुआ, और यहाँ भी तो सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है। तो यहाँ भी हम बोल देंगे कि सर स्टेट बदल रहा है, तो क्या बोल देंगे, केमिकल से बदल। यहाँ भी गड़बड़ हो गया सर, लिक्विड में क्या पानी बन जाएगा क्या वो, अरे लिक्विड आयरन ही रहेगा ना, तो आयरन लिक्विड रहे अच्छा सॉलिड रहे, आयरन का तो प्रॉपर्टी सेम ही है। तो यहाँ भी आपका ये वैलिड समझ, ये बात जो है आपको पता चल रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ें वो सब का सब प्रॉपर्टी क्या हो, केमिकल चेंज में वैलिड होगा ही होगा। तो इसलिए और ना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्टैटिक नहीं होना है, थोड़ा सा डायनेमिक बनिए। ठीक है, तो ये वाला भी क्या होगा, केमिकल चेंज नहीं है सर। तो सर इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल इसका एग्जाम्पल देते हैं, देखिए ध्यान से। हमने क्या लिया, ये मोमबत्ती, क्या कहते हैं इसको, मोमबत्ती को हम लोग कह सकते हैं कैंडल, कैंडल का वैक्स। जैसे ही, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करता है। कैंडल का वैक्स को जैसे ही पहले आप उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जलाते हैं, तो वो गर्म होता है, और वो मोम पहले किस में कन्वर्ट होगा, पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। कैंडल जब जलाएं तो क्या होगा, लिक्विड वैक्स में। तो लिक्विड वैक्स कैंडल और कैंडल बिल्कुल सेम ही है सर, ये सॉलिड है, सेमी सॉलिड, और ये क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ तक फिजिकल चेंज है, लेकिन ये लिक्विड फिर क्या होता है, बर्न करता है, फिर बर्न करता है, और फिर क्या होगा बोलो बाबू, ये फिर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। क्या होगा बोलो बाबू, वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर जो कि वैक्स ही है, वेपर में कन्वर्ट होता है। यहाँ भी देखें, पहले क्या हुआ, पहले सेमी सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस। अभी भी ध्यान रखिएगा वैक्स ही है, लेकिन अब ये फाइनली क्या होगा, अब ये बर्न करेगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, फ्लेम। क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लेम। और उस फ्लेम के बाद आपका रिजल्ट में बनेगा क्या, CO2 प्लस क्या, H2O और प्लस क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम क्या बता रहे हैं बाबू कि केमिकल चेंज अगर यहाँ देखना है तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये दोनों का दोनों फिजिकल चेंज है। क्या है बोलिए, फिजिकल चेंज है। यहाँ से यहाँ ये दोनों का दोनों क्या है बोलो बाबू, फिजिकल चेंज है। तो सर केमिकल चेंज कहाँ से कहाँ हुआ, केमिकल चेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, केमिकल
चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए सर, यहाँ भी वैक्स, यहाँ भी वैक्स, यहाँ भी वैक्स, सब तो सब वैक्स ही हैं, नया चीज़ तो बना नहीं। तो सर यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिजिकल चेंज का पार्ट है, और यहाँ से यहाँ क्या है बोलो बाबू, केमिकल चेंज। क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, जलने के बाद क्या बन रहा है बोलो, CO2, H2O और हीट। ये दोनों का दोनों चीज़ जो है बिल्कुल अलग है। किससे? तो समझ में आ गया होगा कि सर चेंज इन स्टेट के आधार पे भी हम कह सकते हैं कि सामने जो चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। क्लियर हो गया? तो हम लोग अभी क्या पढ़ें कि किस तरीके से हम किस तरीक़े से बोल सकते हैं कि सामने जो चेंज हो रहा है वो चेंज क्या है। अरे जो भी चेंज हो रहा है वो चेंज क्या है, केमिकल चेंज है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ा सर। बिल्कुल, पहला प्रॉपर्टी को कहें क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़े, चेंज इन कलर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़े बोलो, चेंज इन टेम्परेचर। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी अभी हम लोग डिस्कस किए क्या, चेंज इन स्टेट। उम्मीद करते हैं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है आज के ही तीसरा टॉपिक जो क्या था, केमिकल इक्वेशन। अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या कि जो भी चेंज हम लोगों ने पढ़ा, अब उस चेंज को, उस केमिकल चेंज को आखिरकार दिखाएंगे कैसे कॉपी पर। अब वही टॉपिक आ रहा है केमिकल इक्वेशन के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर में थर्ड नंबर टॉपिक जो बचा हुआ था सर, वो थर्ड नंबर टॉपिक क्या था। थर्ड नंबर हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। पहला हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे केमिकल रिएक्शन का। सेकंड नंबर हम लोग पढ़ चुके थे क्या, केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके थे। और हमारे पास अब तीसरा टॉपिक हमारा इस फर्स्ट लेक्चर का था, उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो भी हम केमिकल चेंज पढ़े सर, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब क्या कि उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक था केमिकल इक्वेशन। तो थर्ड नंबर हमारा टॉपिक होगा, ध्यान से देखेंगे, केमिकल इक्वेशन। क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। कोई अगर आपसे पूछे केमिकल इक्वेशन क्या है, तो बिल्कुल एक लाइन में बोल सकते हैं ये कुछ और नहीं, ये क्या है बोलो बाबू, रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के तरीका को ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन नहीं, केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज। मतलब क्या कि केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है, मेथड है। क्या है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर चेंज। इसको सिंपल, तो अब ये बात आता है सर कि केमिकल इक्वेशन सर हम कैसे रिप्रेजेंट करें। आप तो बोल तो दिए कि सर रिप्रेजेंटेशन, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, तो ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से करते हैं। केमिकल इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका कि या तो आप उसको वर्ड में लिखिए, और या नहीं तो उसके लिए यूज हुआ सिंबल से लिखिए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन भी दो तरीके से हो सकता है। तो हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन भी कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का होता है। पहला को कहते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं बोलिए, फर्स्ट नंबर हमारा जो है उसका नाम क्या है, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। और जो सेकंड हमारा होता है उसको कहते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन। ध्यान रखिएगा। तो सर ये बिल्कुल आसान है। एक हम आपको कॉमन एग्जांपल देते हैं जिसमें आपको दोनों का दोनों समझ में आ जाएगा, और बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा समझना इसको। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, देखिए जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। हमने लिया सोडियम, हमने क्या लिया, सोडियम। सोडियम को जो है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रिएक्ट करवाए, तो ये हमारे पास बना क्या, सोडियम ऑक्साइड। हमने क्या बोला, क्या बना, हमने एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड। तो देखो ये भी हमारा क्या है, इधर अगर हम देखें तो ये भी क्या है, इधर रिएक्टेंट है। ये क्या होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और सिंगल हेडेड एरो से हम लोग सेपरेट करते हैं, जहाँ पर टेल की तरफ रिएक्टेंट और हेड की तरफ, तो बताया गया था आपको। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए क्या कि सर इसका मतलब कि ये जो है ना, ये एक आप जो लिख रहे हैं वो केमिकल इक्वेशन है। लेकिन ध्यान रखिएगा सर, इस केमिकल इक्वेशन में क्या यूज़ किया गया है,
रिएक्टेंट का पूरा वर्ड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बोलो बच्चों? वर्ड में लिखा हुआ है। इसीलिए हम इस पूरे के पूरे केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड इक्वेशन कहेंगे। लेकिन इसी केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसके लिए जो सिंबल यूज होता है, फॉर्मूला यूज होता है, उसको लिखते हैं। तो सर सोडियम का फार्मूला क्या होता है? सोडियम का फार्मूला या फिर सिंबल Na होता है। ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? O2 होता है। और हमारे पास क्या बना? सोडियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है Na2O। जरा सोच के देखिए कि सर यही सेम टू सेम यही इक्वेशन यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या है, इसके लिए यूज़ किया गया सिंबल या फिर फार्मूला के मदद से लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि सर इससे ज़्यादा आसान और कम समय में ये आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो समय को बचाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिंबॉलिक इक्वेशन आसान होता है लिखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हम लोग बात किए कि सर अगर हम किसी भी केमिकल चेंज में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसको अगर हम वर्ड से लिखते हैं तो वहाँ जो इक्वेशन तैयार होगा वो क्या होगा? वर्ड इक्वेशन होगा। या फिर अगर हम दूसरे तरीके से बात करें कि किसी भी केमिकल चेंज में अगर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को हम लिखें, लेकिन उसके लिए उसका क्या फार्मूला को यूज़ करके लिखें, तो वहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन होगा उसको क्या कहेंगे? सिंबॉलिक इक्वेशन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये वाला जो है वो क्या है? ये जो है ये वर्ड इक्वेशन है, क्योंकि वर्ड का प्रयोग किया गया है। और ये जो है वो क्या है? सिंबॉलिक इक्वेशन है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए, बहुत ही आसान था और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखते समय हम लोग दो चीज़ का यूज़ करते हैं, एक रिएक्टेंट, एक क्या, दूसरा क्या, प्रोडक्ट, और बीच में एक क्या रहेगा? एरो रहेगा। ठीक है, एरो के हेड के तरफ प्रोडक्ट जो कि पहले ही बताया गया था, और टेल के तरफ क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। हम फिर से बोल देते हैं कि वर्ड इक्वेशन में हम लोग रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को वर्ड्स के रूप में लिखते हैं। और अगर हम बात करें सिंबॉलिक इक्वेशन का, तो सिंबॉलिक इक्वेशन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके फार्मूला से या फिर क्या, सिंबल से डिनोट करते हैं, ताकि हम आसानी से इस वर्ड के झंझट से बच सके। ठीक है, यही था हमारा केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या कि केमिकल चेंज जो भी हम लोग अभी पढ़े थे उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन। अब इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक के बाद अब आता है सर हम लोग क्या पढ़ें? हम लोग पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्या बात किए बाबू? सेकंड नंबर पे कैसे हम पहचान पाएँ कि सामने जो चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज है, ये हम लोग सीख चुके हैं। फिर केमिकल जो कॉपी पर लिखना सीख चुके हैं। अब यहाँ बात आता है क्या कि केमिकल चेंज को लिखना जब सीख गए हैं ना सर, तो एक बात और आता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना ज़रूरी होता है। समझिए क्या बोल रहे हैं? किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर हम उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख देंगे तो हमको, हमारे लिए क्या होगा कि हम एक इक्वेशन को पढ़ेंगे और हमको मोर डिटेल में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और उस पर्टिकुलर तरह के रिएक्शन के बारे में जान लेंगे। मतलब हमारे पास क्या आ रहा है कि सर अगर हमसे कोई पूछ दे कि व्हाट कैन वी डू टू मेक एनी केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। मतलब क्या कि कोई भी एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए ये बात को नोट में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नोट क्या है? टू मेक एनी केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। क्या बात की है बाबू? मोर इन्फॉर्मेटिव वी यूज़ फॉलोइंग क्राइटेरिया। हम कुछ क्राइटेरिया फॉलो करते हैं क्या केमिकल इक्वेशन लिखने के दौरान। भाई कौन कौन है भाई? पहला है कि आप क्या करिए कि सर वर्ड के जगह पे क्या लिखिए? सिंबल इक्वेशन लिखिए, ताकि आपको क्या होगा कि वो जो एलिमेंट या फिर जो कंपाउंड है उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा एलिमेंट है। ये कब पॉसिबल है? जब आप उसको सिंबल के रूप में लिख पाएँ। ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या है कि वी राइट सिंबलिक इक्वेशन rather than what? Word equation
इक्वेशन। आपको बताएं इसके पीछे रीजन कि सर सिंबॉलिक इक्वेशन से लिखेंगे तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन सा एलिमेंट है ये आपको क्लियर होगा, उसका क्या फार्मूला होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिंबॉलिक इक्वेशन में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला बात हो गया। और क्या कर सकते हैं सर, सेकेंड बात और क्या कर सकते हैं कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस रूप में है, किस अवस्था में है, उसको आप लिख सकते हैं। मतलब क्या कि सोडियम हमको मान लेके रिएक्शन करवाना है, सोडियम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है, तो हमको जब तक ये पता नहीं होगा कि सोडियम लिक्विड में है कि सॉलिड में है तो गैस में है, तो फिर क्या होगा, ढूंढने में तकलीफ होगा। तो हमारे लिए और अच्छा होगा कि क्यों ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का उसके साथ साथ स्टेट भी मेंशन कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर तरीका क्या है कि वी मेंशन द states of reactants and what product रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का हम लोग क्या बात करेंगे, बोलो, मेंशन कर देंगे। क्या, स्टेट को मेंशन कर देंगे। और क्या कर सकते हैं सर, तीसरा बात अगर हम देखें ध्यान से, तीसरा बात कि बहुत अच्छा होगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जब हमको ये पता चले कि अगर हमको सोडियम और ऑक्सीजन को रेट करवाना है तो कितना ग्राम या फिर कितना मोल या फिर कितना वॉल्यूम सोडियम का, कितना ग्राम, कितना मास, कितना क्या मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास कितना मात्रा में बनता है। मतलब हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप ध्यान समझिएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, इसमें कितना सोडियम का ज़रूरत होता है, कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, ये बात मतलब क्वान्टिटेटिव एनालिसिस बात करें, क्वान्टिटी की बात करें हम। केमिकल रिएक्शन में हम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन में किसका, क्वान्टिटी की बात करते हैं। अगर ये हमको पता चल जाए तो हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा क्या, किसी भी केमिकल को परफॉर्म करने का, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। मतलब क्या कि आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लिखने के लिए क्या करना है, बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो वी राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन rather than skeletal केमिकल इक्वेशन। जैसे ही हम ये आपके सामने ये वर्ड हम लिखें, ये थर्ड नंबर पॉइंट लिखें, हमारे पास अगला टॉपिक तैयार हो गया कि सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और यहाँ बोला गया कि हम लोगों को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना होता है। तो आखिरकार हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक तैयार हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो हम अभी इस टॉपिक थर्ड टॉपिक में, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को या फिर चेंज को रिप्रेजेंट करें किससे, केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास क्या, वर्ड इक्वेशन, दूसरा क्या होता है, सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन सिंबॉलिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको बता दिया गया। और उसके बाद बताया गया नोट में कि आखिरकार हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला कैसे लिख सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला क्या, अगर हमको लिखना होगा कोई भी केमिकल इक्वेशन तो हम इन तीन बातों को ज़रूर मेंशन करेंगे। पहला कि हम उसको वर्ड इक्वेशन ना लिख के क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड तरीका क्या है कि हम ये अवश्य करेंगे कि उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का उसका स्टेट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ना कि क्या, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अभी तो हमको ये पता नहीं सिर्फ बैलेंस और स्केलेटल क्या होता है। तो बस तुरंत हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में लेके चलते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग बैलेंस्ड और केमिकल इक्वेशन और क्या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और हम उसके बाद बैलेंस क्यों करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। समझ में आगे क्या बोल रहे हैं। एक बात और आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, अगर हम उसको लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन के रूप में, ठीक है, तो हम एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड कर सकते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, क्या कोई स्पेसिफिक कंडीशन है इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। अगर है तो आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और जो भी कंडीशन होता है हम इस एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं। इसका मतलब क्या कि आप मेंशन कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो मेंशन द स्पेसिफिक। चलिए एक बात ध्यान और रखेंगे कि सर कोई भी केमिकल इक्वेशन को
और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए 3 काम तो करना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारा ऐसा केमिकल इक्वेशन होता है जो एक पर्टिकुलर, जो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे होता है। तो अगर आपको वो भी पता है तो वो भी आप केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप लिख सकते हैं। तो फिर बच्चा पूछता है कि सर वो जो कंडीशन, जिस कंडीशन में मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन में कोई केमिकल इक्वेशन हो रहा है, तो उसको कंडीशन को कहाँ लिखते हैं? ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन को कहाँ लिखेंगे? इस एरो के ऊपर और नीचे। इसका मतलब क्या कि आप 4th नंबर पॉइंट, ठीक है, इधर लिख देते हैं आपको। 4th नंबर पॉइंट जो है क्या कर सकते हैं सर? 4th पॉइंट में हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन का पर्टिकुलर कंडीशन को भी मेंशन कर सकते हैं। तो क्या होगा? वी कैन मेंशन द स्पेसिफिक कहिए या फिर पर्टिकुलर कहिए, स्पेसिफिक conditions of any chemical इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक केमिकल इक्वेशन, स्पेसिफिक केमिकल कंडीशन भी हम किसी इक्वेशन का लिख सकते हैं ताकि वो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाए? मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाए। ध्यान रखिएगा, हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हमारे पास 2 नया टॉपिक आ चुका है। एक हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद क्या दूसरा क्या है? बोलो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है? ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और हम आखिरकार कैसे बैलेंस करते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है अब 3rd टॉपिक खत्म होने के बाद हमारे पास 2 टॉपिक आया है। सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं, और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। मतलब क्या हम एक टॉपिक में इसको लेके चलते हैं। 4th नंबर टॉपिक था हमारा, ठीक है। वो टॉपिक क्या था कि हाउ डू वी बैलेंस केमिकल क्या इक्वेशन। इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम लोग को जानना होगा कि सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ध्यान रखिएगा, तो हम यहाँ पहले आपको बता देते हैं। सर हमने लिखा केमिकल इक्वेशन, क्या लिखा? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन 2 तरह का होता है। केमिकल इक्वेशन 2 तरह का, ध्यान रखिएगा। पहला होगा अनबैलेंस्ड, या फिर इसी को हम लिखे थे स्केलेटल। क्या कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल आसान है समझना। पहले देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल आसान है। एक एग्जांपल में दोनों समझ में आएगा। हम चलो ले लेते हैं, हमने हाइड्रोजन लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्ट कराया और ये बना क्या? वाटर। ज़रा देखो क्या होता है बैलेंस और क्या होता है अनबैलेंस, एक ही आपको केमिकल इक्वेशन से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अनबैलेंस क्या और बैलेंस क्या होता है। समझिएगा, ये क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है। यहाँ तक तो क्लियर है? ये क्या है बोलिए? रिएक्टेंट्स है। और ये क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है? बोलो, प्रोडक्ट है। अब यहाँ ये होता है कि आप चेक करिए कि सर रिएक्टेंट में कौन कौन सा एलिमेंट भाग लिया है, कौन कौन सा एलिमेंट भाग लिया है। तो सर यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है और क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। सर हम हाइड्रोजन लिख देंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे। एकदम सेम यही चीज़ उधर बिना देखे हुए एकदम सेम यही चीज़ इधर छाप देंगे, ठीक है। और यहाँ हम लिख दिए हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। और अब गिन के लिखेंगे कि सर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने आइटम हैं। तो हम देख रहे हैं सर कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एलिमेंट के कितना आइटम है? 2 आइटम है। तो मैं लिखूंगा यहाँ 2। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का भी 2 आइटम है, ठीक है। अगर हम इधर देखें राइट साइड में तो हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना एटम है सर? 2 दिख रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ अगर हम देखें ऑक्सीजन का तो कितना है एटम? 1 है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि सर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड में, अगर रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट साइड में देखें तो हाइड्रोजन का नंबर तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन का नंबर सेम नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट के साइड में जितने भी एटम्स का नंबर है वो अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर अगर नहीं होगा, उस केस में हम उस केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ जो
हमारे पास लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन, इसमें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट कुछ और है और यहाँ पे बिल्कुल कुछ और है। देखिए ध्यान से, दोनों तरफ बराबर नहीं है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं सर कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट जब बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट प्रोडक्ट, उस केस में ही हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या कहलाएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो समझिएगा, तो हम इसमें अब लिख सकते हैं सर, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो सर देखिए अभी हम आपको बैलेंस करने का तरीका सिखाएंगे, लेकिन बैलेंस करना चाहें, ठीक है, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। तो मैं अगर यहाँ 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन भी अब चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अब अनबैलेंस, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन क्या हुआ, अनबैलेंस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, बोलो 4 है। तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, बोलो, अब यहाँ भी 4। तो अब हम देखें कि अब ये जो इक्वेशन बना है हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन का भी एटम सेम है और ऑक्सीजन का भी क्या है, एटम सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। इसी को केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि अनबैलेंस और बैलेंस क्या होता है। अब चलिए हम इसको मिटा करके पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। चलो देखो क्या होता है सर कि दोज केमिकल इक्वेशन, दोज chemical equations in which number of atoms of elements in reactant, those chemical equations in which number of atoms of element in reactants are not equal to the number of atoms of elements in product। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि सर जब रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं वही एटम्स अगर बराबर नहीं होगा, संख्या में अगर बराबर नहीं होगा किसमें, प्रोडक्ट में, उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस या फिर क्या, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मैं उसी एग्जाम्पल को इसके लिए लिख देता हूँ, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, H2 + O2 और यहाँ क्या बना, H2O। अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो हाइड्रोजन का तो 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो हाइड्रोजन का 2 है लेकिन ऑक्सीजन का 2 नहीं है, 1 है। देखिए तो ये तो बैलेंस है सर, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं है। इस केस में क्या कि रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स हैं उतना एटम्स होना चाहिए केस में, प्रोडक्ट में, किसके लिए, बैलेंस के लिए। अगर नहीं है तो अनबैलेंस, और अनबैलेंस को ही क्या कभी कभी कहा जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। चलिए अब हम चलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। बिल्कुल यही डेफिनेशन होगा, क्या होगा, बस चेंज होगा। दोज केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट आर नॉट, सिर्फ हट जाएगा और क्या होगा, इक्वल, बिल्कुल सेम है। तो इसी बात को हम यहाँ लिखते हैं, द इक्वेशन शॉर्ट में लिखते हैं, इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू the number of atoms of प्रोडक्ट। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, देखो सिंपल बात की है, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट। हम उसको क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इसी को मैं यहाँ पे बैलेंस करके लिख देता हूँ। सर एग्जांपल में क्या किए थे, H2 + क्या, O2 और यहाँ किए थे क्या, H2O, यहाँ पे 2 लगा दिए थे, ठीक, और यहाँ 2 लगा दिए थे। तो चेक करिएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, बोलिए 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो देखिए दोनों का दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इस केस में हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, अभी तक हम लोग ये सीखा कि केमिकल इक्वेशन 2 तरीके का हो सकता है, वो
अनबैलेंस या फिर क्या बैलेंस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत आ रहा है कि सर ये जो आप कर रहे हैं, यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगा रहे, तो ये हमको कैसे आएगा? मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग बैलेंस कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे करते हैं। उससे पहले एक प्रश्न आता है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं। समझिए ध्यान से, क्या बोले हम, आप पूछ रहे हैं क्या कि सर ये बैलेंस करता जो आप कर रहे हैं वो कैसे होता है। ठीक है, आप ये, लेकिन उससे पहले ये बात आपको पूछना चाहिए कि आखिरकार हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ये बोर्ड का क्वेश्चन भी आ जाता है किक मार्क्स का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास एक प्रश्न आया कि वाई डू वी बैलेंस क्या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम आखिरकार बैलेंस क्यों करते हैं। तो हम सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक लॉ था, केमिकल इक्वेशन का एक लॉ था केमिकल रिएक्शन में। इसका लॉ का क्या नाम था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास में पढ़े थे। वो क्या कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जरा सोच के देखिए कि अगर हम यहाँ दो एटम लिए किसका, हाइड्रोजन का, और 2 एटम लिए किसका, ऑक्सीजन का, तो रिएक्शन के बाद एक कंप्लीट बदल गया किसमें, वाटर में। तो बताओ कि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, तो एक ऑक्सीजन क्या गायब हो जाएगा? जब एक ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो मास कम हो जाएगा ना बाबू। और जबकि बोला गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इस बात को वैलिड करने के लिए आपको क्या करना होगा, बोलिए, बैलेंस करना होगा। तो अब हमको समझ में आ गया सर कि बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। जो मास पहले रहेगा वही मास क्या रहेगा, बाद में भी होगा। वही मास क्या होगा, बोलो, बाद में भी होगा। चलो इसको हम, जब आप बोल रहे हैं सर, इसको डिटेल में समझाते हैं, तब हम आगे उस क्वेश्चन को लिख के फिर आंसर देंगे। देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन है सर, इसका मास 9th क्लास में सीखे थे, इसका मास 2×1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो ये हो गया 2×1। अब प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16 दूनी 32 है, 32 है 2 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 है, 32 से 2 कितना हो जाएगा, बोलो, 16 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, अब 32 2 कितना हो जाएगा, बोलो, 34 हो जाएगा। अगर हम यहाँ निकाल के देखते हैं, यही आना चाहिए, अगर नहीं आया तो ये क्या है, अनबैलेंस है। देखियो कैसे, हाइड्रोजन का 2 हो गया सर, और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन 1 है, तो 1 का कितना 16 था, 16 2 18 हो गया। तो देखिए तो बाबू, यहाँ मास क्या है, 18 U है, और यहाँ मास कितना है, 34। क्या ये बैलेंस है? नहीं सर। तो आपके मन में आ रहा होगा कि मासों का घटता है कभी, तो हम तो बोले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जो भी आप मास ले रहे हैं रिएक्टेंट में, वही मास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इस बात को इक्वल करते हैं, इसी को तो कहते हैं बैलेंस करना, इक्वल करना, मास को क्या करना, इक्वल करना। रिएक्टेंट में जितना मास था उतना ही मास क्या प्रोडक्ट में करना। ये तब मास को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हम एटम को बैलेंस कर देते हैं सर, एटम को बैलेंस कर देंगे तो मास बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग करते हैं केमिकल इक्वेशन को क्या, बैलेंस। तो आपसे अगर पूछा जाएगा अब कि वाई डू वी बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, तो आपका आंसर होगा वी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू ओबे या फिर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी देखो इधर हम चेक करके दिखाते हैं, देखिए इधर मैच करेगा, देखो ध्यान से। यहाँ हम बात करें तो 2 अगुने हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है, बोलिए, हाइड्रोजन कितना है, बोलो, 2 है, तो 2 हम लिख दिया, और यहाँ बाहर भी 2 है, और एक हाइड्रोजन कितना होता है, मास 1 होता है, तो यहाँ हो गया। अब प्लस ऑक्सीजन कितना है, वही हो जाएगा 2×16, तो कितना, 16 दूनी 32, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 32 4 कितना हो जाएगा, बोलिए, 32 4 हो जाएगा 36, है ना, 36 हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करोगे तो 2 तो बाहर है ही सर, और वाटर का 2×1 अब प्लस क्या, 16। 9th क्लास में सीखे थे मोरल मास निकालना। ठीक है, तो 2 और 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि बैलेंस करने का मतलब क्या सर, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करवाना। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ मास अगर वैलिड नहीं होगा तो फिर तो मास घट सकता है, मास बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि लॉ दिया गया है साइंस में, और वो लॉ के अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए अब हम जो है, हमारे पास बात आ गया, एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तब हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हम लोग क्या, हमारे पास प्रश्न आ रहा है, पहले उस प्रश्न को लिख देते हैं कि वाई डू वी बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस को हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं। तो आंसर बिल्कुल सिंपल आपको बता दिया गया, आपको मैंने दिखा दिया। तो क्या बोलेंगे, टू ओबे या फिर सेटिस्फाई लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ क्या, मास। खत्म, आंसर खत्म हो गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बाद कैपेबल हो गए हैं वो तरीका सीखना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर देते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स बराबर नंबर ऑफ एटम्स इन क्या, प्रोडक्ट्स। ध्यान रखिएगा, ये बात को बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलो देखो ध्यान से, और एक बात ध्यान रखेंगे कि एटम भी किसका, जो पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम इधर है, ठीक है, वही पर्टिकुलर एटम का सेम एटम का नंबर उधर होना चाहिए। मतलब क्या, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 5 है तो वहाँ पे उसके जगह पे हम ऑक्सीजन का 5 कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम सेम एलिमेंट, मान लो कि इधर हाइड्रोजन है तो 5 अगर एटम है तो उधर भी हाइड्रोजन का ही, ये नहीं कि ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का भी 5 होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन 3 है तो उधर ऑक्सीजन का ही 3 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से कन्फ्यूज नहीं करना। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, आपको तरीका सिखाते हैं। चलिए मेथड में आते हैं। मेथड्स में बिल्कुल सिंपल, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं किया जाएगा। चलिए मैं आपको शॉर्टकट में आपको सिखाता हूँ कैसे हम बैलेंस करते हैं। हमारे पास पहला इक्वेशन हम लिखते हैं H2, जो हम लोग पहले अभी सीखे थोड़ी देर पहले, O2, और बनता है क्या, H2O। पहला क्या तरीका है, पहला स्टेप है कि आप क्या कर दीजिए, इधर लिख दीजिए रिएक्टेंट। ध्यान से देखेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल हम देंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स, और इधर क्या है बाबू बोलो, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये पहला स्टेप हमने बताया। फिर आप दोनों को सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, सेपरेट कर दीजिए। और इधर पहले देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, हमने क्या बोला, कौन कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ एलिमेंट हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो मैं हाइड्रोजन लिखूँगा, ऑक्सीजन, चुपचाप उधर बिना देखे हुए यही चीज़ को उधर छाप दीजिए। तो हाइड्रोजन और क्या हो गया बोलो, ऑक्सीजन। यहाँ हम इक्वल टू दिए दोनों तरफ, ठीक है। और इधर काउंट करो, रिएक्टेंट में काउंट करो कि हाइड्रोजन का एटम कितना है, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसका एटम कितना है। तो सर कितना है सर, यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ लिख दिया 2, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो ये भी 2 एटम है। हाइड्रोजन कितना है सर, तो यहाँ 2 दिख रहा है, और ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है। अब चेक करो कि कौन बैलेंस है। अब चेक करना है सेकेंड स्टेप में कि देखिए कि क्या हाइड्रोजन बैलेंस है दोनों तरफ। बिल्कुल सर, हाइड्रोजन का एटम यहाँ 2 और ये भी 2, हाइड्रोजन में कोई टेंशन नहीं है, ये बैलेंस है। लेकिन हम अगर ऑक्सीजन का चेक करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 1। ओहो, ऑक्सीजन 1 एटम से यहाँ कम है, किस तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, आपको एनसीईआरटी बोलता है कि आप क्या करिए, बिफोर वी मूव फर्दर टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहले आप क्या करिए कि जो भी प्रोडक्ट है या फिर रिएक्टेंट है उसको एक डब्बे में भर दीजिए, ठीक है। डब्बे में आप इसको घेर दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी बदलाव इसके अंदर में नहीं कर सकते हैं। कोई भी बदलाव क्या बाबू, बैलेंस करने के चक्कर में बच्चा जो है ना इसी को छेड़छाड़ कर देता है। आप वाटर के फार्मूला को कैसे बदल सकते हैं, आप ऑक्सीजन के फार्मूला को कैसे बदल सकते हैं। यही इसीलिए बोला कि जो भी हम बैलेंस करते हैं, हम जो भी चीज़ लिखेंगे बैलेंस करने के लिए उसके जस्ट बगल में लिखेंगे, इसके कोफिशिएंट में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको बॉक्स में घेर दीजिए। अब देखिए, हमने देखा सर कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ देखो कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने क्या बोला कि ये 2 कहाँ अंदर नहीं लगेगा, ये 2 कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। बच्चा क्या करता है, यहाँ 2 ऐसे कर देगा। यही तो गलती है, इसीलिए बोला गया कि इसको बॉक्स में घेरिए। सर H2O2 अगर यहाँ 2 लगा दीजिएगा तो ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, तो ये तो केमिकल इक्वेशन ही बदल दिए आप, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, अंदर में कोई बदलाव नहीं करना है। ये 2 कहाँ लगेगा, ये 2 बाहर लगेगा। क्यों लगेगा बता दिए, इसका रीज़न ध्यान रखिएगा। जैसे ही 2 लगाए अब काउंट करना, सर अब काउंट करना पूरा फिर से, किधर लगाए हैं आप, 2 लगाए हैं हम प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट की तरफ हम काउंट करेंगे सारे के सारे एलिमेंट फिर से। तो देखो तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जब 4, अब हाइड्रोजन जो 2 था अब कितना हो गया है, 4 हो गया है। और ऑक्सीजन कितना हो गया सर, ऑक्सीजन तो बिल्कुल 2 ही है, ऑक्सीजन 2 है। तो देखो आपने पहला स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो पहले हाइड्रोजन बैलेंस था अब वो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। क्लियर है। तो अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बैलेंस है। तो देखो ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4। तो हम क्या करें कि अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगा,
फिर से फिर सेम स्टेप मैं फिर से अभी पहले मैं ऑक्सीजन के लिए रिपीट किया और वही स्टेप को मैं फिर से किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए रिपीट कर। ध्यान रखिएगा, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 कहाँ लगेगा सर, हाइड्रोजन किस में है, इसमें किस में, तो सर इसमें है। तो क्या ये 2 यहाँ कर दे, 2 के जगह पर 4 कर दे, नहीं सर, हमने बोला कि बॉक्स के बाहर, तो ये 2 कहाँ लगेगा, 2 लगा दिए यहाँ। जैसे ही यहाँ 2 लगाएं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। देखो तो ध्यान से, ये 4 हो गया, देखो ये बैलेंस हो गया। लेकिन अब काउंट करिए, ऑक्सीजन तो बदलाव होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ था, तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4। अब ये क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था। चलिए अभी कुछ और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल चलते हैं। ठीक है, उधर राइट साइड में हमारे पास जगह है, हम एग्जाम्पल नंबर दूसरा लिखते हैं। हम क्या ले लें, हम बाबू ले लेते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, HCl। क्या है बोलो, हमने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कराते हैं बोलो, HCl के साथ कराते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो सर पहले शुरू में बताया था, ठीक है, पढ़ाई जब शुरू किए थे हम इस चैप्टर को, शॉर्टकट तरीका प्लस माइनस वाला। तो ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, ये कहाँ जाएगा, ये तो बनेगा हमारा MgCl2। क्या बनेगा बोलो, MgCl2 और प्लस क्या बनता है, यहाँ वाटर बनता है। ध्यान रखिएगा, अब इसको बैलेंस करना। पहले बैलेंस करने से पहले आपको चेक करना होगा कि ये जो इक्वेशन आप लिखे हैं वो अनबैलेंस है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या तरीका बताएं सर, तरीका बताएं कि इधर आप लिखिए क्या, रिएक्टेंट। ध्यान से सुनेंगे, वही सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे यहाँ पर। और ये क्या है बोलिए, ये हमारा पास प्रोडक्ट है, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है। ठीक है, हम बीच में घेर देंगे सर। यहाँ देखिए कौन कौन सा हमने बताया सेकंड स्टेप में कि जो एलिमेंट है पहले इधर लिखिए, वही एलिमेंट उधर लिखिएगा। ठीक है, तो एलिमेंट कौन है, मैग्नीशियम दिख रहा है सर, तो हमने यहाँ मैग्नीशियम लिखा। ठीक है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखा। फिर क्या है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखा। फिर क्या है, ये हाइड्रोजन तो लिख ही चुके हैं, क्लोरीन, तो क्लोरीन लिख दिया। अब हम आगे उधर नहीं देखेंगे, सेम टू सेम इसी को उधर छाप दो, तो क्या बन जाएगा, MgOH और क्या हो गया, Cl। ध्यान रखिएगा, तो हम लिख दिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलें कि सारे के सारे रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट आप लिखे उसका कितना एटम है वो काउंट करो। तो सर मैग्नीशियम कितना है, 1 ही है, मैग्नीशियम है 1 है। ऑक्सीजन कितना, देखो होल ब्रैकेट 2 है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन भी है और 2 क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 एटम हो गया। हाइड्रोजन कितना, तो ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट के चलते हाइड्रोजन 2 यहाँ हो गया और 1 यहाँ है, तो 2 1 क्या हो गया, 3 यहाँ पर हाइड्रोजन। क्लोरीन कितना है बोलिए बाबू, क्लोरीन कितना है, 1। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उधर काउंट करिए, इधर मैग्नीशियम कितना है, तब मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 है सर। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। और क्लोरीन कितना है बोलो, क्लोरीन हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी कितना है, 2 है। अब चेक करोगे कौन कौन सा बैलेंस है, कौन कौन बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, स्टार देकर समझाते हैं। हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, यहाँ भी, और फिर क्या, यहाँ भी। अब ये दिक्कत हुआ कि सर अब हम क्या करें, पहले किसको बैलेंस करें। तो एक याद रखिएगा, छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, वो समझिएगा। कभी भी बैलेंस करने के लिए आपको आए और आप चेक करिएगा, कभी बैलेंस करने के लिए आए, ठीक है, तो पहले चेक करिएगा कि वो मेटल बैलेंस करना है कि नॉन मेटल। तो पहले चेक करिए कि नॉन मेटल। ध्यान रखिएगा, पहले हमेशा जब भी बैलेंस करते हैं तो नॉन मेटल। तो सर नॉन मेटल तो तीनों का तीनों है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और क्या है, क्लोरीन भी। ये तीनों का तीनों क्या है, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल में से किसको बैलेंस करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल में से पहले अगर हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्रोजन को प्रीफर करिएगा, फिर ऑक्सीजन को, फिर देन आफ्टर कोई और नॉन मेटल को। हमने क्या बोला कि पहला काम कि नॉन मेटल को बैलेंस करना होता है। और नॉन मेटल में भी अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसमें भी किसको प्रायोरिटी दीजिएगा, पहले हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद दूसरा नॉन मेटल। और जब नॉन मेटल खत्म हो जाएगा तो फिर क्या दीजिएगा, मेटल दीजिएगा। तो आपके नियम के अनुसार अगर हम काम करें सर, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो सर यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो देखिए सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किए। तो अब ये दिक्कत हो रहा है कि सर हाइड्रोजन तो सर यहाँ भी और यहाँ भी, अब कहाँ आप कहाँ करें, अब कहाँ लिखें, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिखूँ कि यहाँ लिखूँ, दिक्कत हो रहा है ना। तो ऐसा जब भी दिक्कत आए तो फिर इस वाले को छोड़ करके अब नेक्स्ट नॉन मेटल करिएगा। नेक्स्ट नॉन मेटल कौन है सर, नेक्स्ट नॉन मेटल ऑक्सीजन। हम बोले ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2 2 हो जाएगा, तो 2 सर ऑक्सीजन यहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ कर दिए, 2 कर दिए। जैसे ही ऑक्सीजन को 2 किए, ऑक्सीजन जैसा ही हमारा 2 हो गया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन भी चेंज हो चुका है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन 2 के जगह पे अब क्या हो गया,
4 हो गया। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब क्या क्या, मैग्नीशियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, अभी भी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो सर हाइड्रोजन को बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सर हाइड्रोजन दो जगह, तो यहाँ पे रिएक्टेड साइड में पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे रखें, तो इसको छोड़ के फिर क्लोरीन करिए। चलिए क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा जैसे ही, तो 2 क्लोरीन यहाँ है ना, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके देखो हाइड्रोजन भी चेंज करेगा। हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 यहाँ हो गया। अब देखो सब कुछ बैलेंस हो चुका है। देखिए क्लोरीन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस और क्या, मैग्नीशियम बैलेंस। जैसे ये हुआ तो हमारे पास जो इक्वेशन हुआ वो क्या हो चुका है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड नंबर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिए हम लोग लिए हैं कि अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसे अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करते हैं तो वो टूटेगा अल्मोनियम ऑक्साइड में, Al2O3, और प्लस में क्या टूटेगा हमारे पास, वाटर। क्या टूट जाएगा बोलो, वाटर में। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, पहले चेक करना होगा कि इक्वेशन जो है अनबैलेंस है कि बैलेंस है। अगर बैलेंस होगा तो फिर करने की जरूरत नहीं है, अगर अनबैलेंस होगा तो बैलेंस करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बार बार जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, अब समझिए ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा ना, तो उसमें अब बचाना है टाइम को। ठीक है, अल्मोनियम लिख देंगे, ऑक्सीजन है सर। ठीक है, फिर क्या है बोलिए, हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, वही छाप देंगे सेम अल्मोनियम है, ऑक्सीजन और क्या है बोलो, हाइड्रोजन है। काउंट कीजिए, अल्मोनियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन भी कितना है बोलो, 3 है। अगर हम यहाँ चेक करें, अल्मोनियम कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, 1 4 है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। देखो तो कोई भी बैलेंस नहीं दिख रहा है हमको, तो हम क्या बताएं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो सर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 3, यहाँ पे कितना है, 2, तो मैं अगर 3 यहाँ लगा दूँ और यहाँ 2 लगा दूँ तो काम चल जाएगा। जैसे ही 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा। जैसे 2 लगेगा तो पहले इधर चेक कर लो, 2 लगेगा तो अल्मोनियम अब 1 से क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 तो पहले से था, यहाँ 2 आ गया तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना हो गया बोलो, 6 हो गया। ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया बोलिए, हाइड्रोजन होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो अभी कर ही दिए थे। ठीक है, इधर चेक करो, अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ 3 लगाए हैं तो 3 यहाँ हाइड्रोजन यहाँ है, तो अब जैसे ही लगाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हाइड्रोजन तो 6 हो गया सर। लेकिन अब ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा, देखिए क्या चीज़, यहाँ 3 यहाँ पे ऑक्सीजन और 3 यहाँ पे, तो 3 क्या हो गया बोलो, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब चेक करिएगा तो आपका बैलेंस हो चुका है। देखिए 2 अल्मोनियम, ठीक है, 6 ऑक्सीजन इधर भी, 6 ऑक्सीजन उधर भी, और हाइड्रोजन भी, तो हमारा क्या हो गया, इस तरीके से थर्ड नंबर भी बैलेंस हो गया। चलिए 1-2 और एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं कि किस तरीके से बैलेंस आपके लिए आसान होगा। ठीक है, चलिए हमने लिया कि अल्मोनियम को रिएक्ट करा रहे हैं क्या, आयरन ऑक्साइड से, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड से रेट करा रहे हैं। तो तरीका क्या पता थे कि सर ये प्लस होता है मेटल जनरली, और ये प्लस माइनस, तो यहाँ जाएगा तो बन जाएगा अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3, अब प्लस क्या बन जाएगा बोलो, आयरन। क्या बन जाएगा बोलो बाबू, आयरन। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको हमको बैलेंस करना है, तो वैसा ही फिर से वैसा ही तरीका। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, क्या करेंगे, हम लिखते हैं अल्मोनियम, फिर क्या लिखते हैं सर, पहला तरीका तो आप यही बताएं, अल्मोनियम सब एलिमेंट लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ क्या, ऑक्सीजन लिख दिए, फिर यहाँ भी लिखिए अल्मोनियम, फिर क्या लाइन से सीक्वेंस में लिखिए आयरन, और फिर क्या, ऑक्सीजन लिख दिए। अब काउंट करेंगे सर, अल्मोनियम कितना 1, आयरन कितना है यहाँ पर बताइए, आयरन कितना है यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए, ऑक्सीजन कितना है बोलिए 3, तो 3 लिख दिए। क्लियर है हमारे पास। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ चेक करेंगे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, तो अल्मोनियम कितना है 2 लिख दिए, आयरन कितना है 1, और ऑक्सीजन कितना है बोलो 3 है। तब हम चेक करो कि देखिएगा ध्यान से कि अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो अल्मोनियम देखिए अनबैलेंस है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इसको भी बैलेंस करना होगा। 2 है यहाँ पे 1 है, ये भी अनबैलेंस है, और सिर्फ कौन बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन ही हमको बैलेंस करता हुआ दिख रहा है, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चुन लो। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों में से कोई भी एक, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम यहाँ पर अगर 2 लगाएं अल्मोनियम, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। जब 2 लगा देंगे तो कोई चीज़ होगा सर, ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन बैलेंस नहीं हुआ। यहाँ पे आयरन कितना है बोलिए 2, और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, तो आयरन यहाँ पे कितना है 2। जैसे ही 2 लगाएंगे तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और अल्मोनियम है, तो वो सब तो चेंज करेगा नहीं, चेंज करेगा खाली आयरन, तो आयरन क्या होगा 2। तो अब चेक करो तो हो गया 2 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा जो है फोर्थ नंबर भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना सीख चुके हैं। चलिए और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इधर भी लेते हैं। करेंगे आप, ठीक है, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बैलेंस करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि राइट
द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, चाहे वो प्रेसिपिटेशन का पूछे, चाहे वो प्रेसिपिटेशन का पूछे, चाहे चेंज इन कलर का पूछे, मतलब कोई ना कोई तो पूछेगा आपसे, ठीक है, लेकिन बैलेंस ही पूछता है वो। और अच्छा बात ये भी है कि हमको जो भी इक्वेशन लिखना होता है वो बैलेंस लिखिएगा, ताकि आपका हाफ मार्क्स जो है कटे नहीं, वहाँ पे आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए हम और अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं, हाँ, ये एग्जाम्पल 5 नंबर जो है ना, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कभी कभी आपको आ जाएगा। 5 नंबर पे जो हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो ध्यान रखिए। एग्जाम्पल है, हमने लिया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या लिया बोलो बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है हाइड्रोजन गैस के साथ हम लोग रिएक्ट कराएं। क्या कराएं बोलो, हाइड्रोजन गैस के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है। देखो कितना प्रेशर है, 300 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और यहाँ पर हम कैटलिस्ट भी लिखते हैं, तो कैटलिस्ट आपका जो है वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट है, CrO3। क्या है बोलो बाबू, हम बोले कि जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है पता है, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को फास्ट या फिर स्लो कर सकता है। तो स्लो या फास्ट को कहते हैं रेट को चेंज करना। मतलब क्या कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को जल्दी या फिर धीरे करा देगा। समझ मारा क्या बोल रहे, तो कैटलिस्ट एक जो है ना एक रोल प्ले करता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट या फिर क्या स्लो, मतलब क्या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो नियंत्रण करता है। कौन, कैटलिस्ट। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखेंगे कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। तो हम लोग रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन कौन लिए सर लिख देते हैं आपके लिए। इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या, इसको कहते हैं क्रोमेट। क्या कहते हैं बाबू बोलो, क्रोमेट, ठीक है। याद रखिएगा दोनों के दोनों कैटलिस्ट के रूप में। और हम लोगों के पास कंडीशन टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना ले, 300 ATM। जब भी ये रेट करेगा तो बनेगा हमारे पास मीथानॉल। क्या बनेगा बोलो, मीथानॉल, ठीक है। ये लिक्विड है, ठीक है, शराब है ये, जो कि जहरीला होता है। इसका नाम क्या है बोलिए, मीथानॉल, ठीक है। हम इस रिएक्शन को इसलिए बैलेंस करवाना सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि इसी बहाने आपको बैलेंस भी आ जाए अच्छे से और ये आपको याद भी हो जाए। क्यों, क्योंकि पूछ देता है कि वो केमिकल इक्वेशन, आपसे पूछेगा कि वो केमिकल इक्वेशन जो कैटलिस्ट के मदद से होता है, उस इक्वेशन को कहते हैं कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन। तो आपसे पूछता है कि क्या आप कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो सर आपको ये याद करना होगा और आपको ये बताना होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। हाइड्रोजन भी क्या होता है, गैस होता है। टेम्परेचर कितना लिए, 300 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है। और प्रेशर भी कितना, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा है। और कैटलिस्ट क्या लिए हम लोग, जिंक ऑक्साइड और क्या लिए, क्रोमेट। अब ये हमारे पास बन जाएगा क्या, मिथानॉल बन जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं। पहले देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ हम कर देते हैं, बताइए यहाँ पे कौन है, कार्बन है सर, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, और फिर क्या है बोलो, हाइड्रोजन है। 3 गो है, यही सेम चीज़ हम लिखने के लिए बताएं आपको, कार्बन, ऑक्सीजन और क्या, हाइड्रोजन लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में काउंट करो कि कार्बन का एटम कितना है। कार्बन एटम कितना है, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन का एटम कितना है बोलिए, 1 है, ठीक है। और हम हाइड्रोजन का बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम कितना है यहाँ पे बोलो बाबू, 2 है, कर दिए। यहाँ भी अगर हम चेक करें, इस तरह भी चेक करें, तो हम कार्बन पाएंगे कि कार्बन का एटम कितना है बोलिए, 1 है। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 1 है, और लेकिन हाइड्रोजन 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया ना। देखो कार्बन तो बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन भी बैलेंस दिख रहा है, लेकिन देखिए हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना सर, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ है। चलिए हो गया ख़त्म कहानी, ये हो गया 4, देखिए बैलेंस हो गया। बिल्कुल सर, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ओवरऑल हमारा ये कैटालिटिक रिएक्शन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखो हम इसको टिक मारे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है ना कैटालिटिक रिएक्शन में आपको पूछ देता है कि कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। तो आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक कैसे लिखेगा। और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी है, इसलिए इसको टिक मार दे, इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा। ये क्या है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनस गैस है, ठीक है। ये है हाइड्रोजन गैस पता है, और ये मिथानॉल है, ठीक है, जो कि पॉइजनस क्या है, अल्कोहल होता है। चलिए हम एक और आपको एग्जांपल देते हैं, वो भी क्या कैटालिटिक रिएक्शन ही होगा, ताकि हमारा ये जो कैटालिटिक रिएक्शन वाला एग्जांपल आपको क्या हो जाए, कवर हो जाए, और उसी बहाने हमारा क्या हो जाए, बैलेंसिंग में एग्जांपल भी थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे एक और एग्जाम्पल के साथ। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट नंबर हम
छठा एग्जाम्पल देते हैं, हम ले रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट KClO3। क्या लिए बाबू बोलो? KClO3। इसका नाम है क्या? पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है? याद रखेंगे, पोटेशियम क्लोरेट। ये सॉलिड है। इसको जो है हम क्या करते हैं, हीट करेंगे। क्या करेंगे बोलिए? हीट करेंगे, लेकिन एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में MnO2, ठीक है, MnO2 मैंगनीट की हम बात करते हैं, ठीक है। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका नाम मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हम जब इसको हीट करते हैं ना, तो ये टूटता है। इस क्या होता है इसका? ये टूट जाएगा। और क्या में टूट जाएगा सर? KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और प्लस में क्या में टूट जाएगा? ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। क्या में टूट जाएगा बोलो बाबू? ऑक्सीजन गैस में। तो अब ये जो है ना, ये वाला भी एग्जांपल आपको आ जाएगा किसमें सर? कैटालिटिक में। देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ किया है, यहाँ भी हमारा कैटलिस्ट यूज हुआ है। तो इस रिएक्शन को भी हम कह सकते हैं कौन सा रिएक्शन? कैटालिटिक रिएक्शन। तो हमको पहले इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कराइए, ठीक है, बैलेंस कराइए। क्या तरीका है इसमें? K हम लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे? क्लोरीन है, फिर क्या है? ऑक्सीजन है। यही चीज़ उधर बिना देखे हुए छाप देंगे, K, फिर क्या है बोलो? Cl, और फिर क्या हो गया बोलो? O। क्लियर है हमारे पास? अब काउंट करेंगे। पोटेशियम कितना है यहाँ पर? 1 है। क्लोरीन कितना है सर? क्लोरीन कितना दिख रहा है यहाँ पर? देखिए सिंपल 1 है, 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन के सामने 3 लगा हुआ था, 3 है। यहाँ पे चेक करें, पोटेशियम कितना है? 1 है, ठीक है। क्लोरीन कितना है बोलिए? क्लोरीन भी 1 है। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है ना। तो हम देखें यहाँ पर कि देखिए पोटेशियम 1 बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पर क्या है? 2 है। तो सिंपल तरीका सर, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2 से हो गया, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ? ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 दूनी 6। यहाँ पर तो कोई चीज़ नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन देखिए ध्यान से, इधर चेंज हो गया। जैसे ही आप 2 लगाएं तो पोटेशियम कितना हो गया? 1 से अब क्या हो गया? 2। क्लोरीन कितना हो गया? 1 से क्या हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 दूनी 6। ये तो हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में फिर से पोटेशियम क्लोरीन क्या होगा? अनबैलेंस। तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, और यहाँ पर पोटेशियम और क्लोरीन 2 है। तो हम क्या कर लें कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए ध्यान से, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम और क्लोरीन दोनों एक ही में है, तो 2 को मल्टीप्लाई 4 नहीं लिखेंगे, चुपचाप आप 2 लिख दीजिए। मतलब क्या हो गया कि 2 पोटेशियम के लिए भी, देखिए 2 पोटेशियम के लिए भी और 2 क्लोरीन के लिए भी, तो 2 क्लोरीन के लिए भी, तो कॉमन हो गया 2, है ना। तो आप चेक कर सकते हैं। अब ये आपका रिएक्शन क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। देखिए ध्यान से, ये देखो 2, ये 2 और ये 6 बैलेंस है ना। तो देखिए बैलेंस करने के बहाने हम आपको जो है 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कहते हैं कैटालिटिक रिएक्शन। आप इसको याद रखेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। बोर्ड पॉइंट, इसमें कैटलिस्ट क्या है? जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट। इसमें क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में 300 डिग्री तापमान और क्या 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट जब हम रेट कराते हैं, तो इन दोनों से क्या बनता है बोलिए? मिथानॉल बनता है, जो कि एक अल्कोहल है, ठीक है, पॉइजनस। सेकेंड नंबर है पोटेशियम क्लोरेट का सॉलिड है ये। इसको हम हीट किए, लेकिन किसके प्रेजेंस में? मैंगनीज ऑक्साइड के डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो टूट गया हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड और क्या ऑक्सीजन में, ठीक है। ये दोनों का दोनों रिएक्शन आप याद रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बैलेंस भी करना आ चुका होगा, ठीक है, और आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, इस लेक्चर को बार बार देखिए। बैलेंस करना आसान है, बिल्कुल डरना नहीं है कि सर क्या है, नहीं, कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो है इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है, जिसमें हम लोग 4 टॉपिक कवर किए। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात किए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सेकंड टॉपिक में हम कैसे बता सकते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड नंबर हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखे। एंड द लास्ट हम सीखे क्या कि हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं और बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, ये चीज़ सीखें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का खत्म होता है। एक लेक्चर और आपका आएगा, सेकंड लेक्चर, उसमें जो है आपका पूरा का पूरा जो है थियोरेटिकल पार्ट, पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो चुका होगा, जिसका नाम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं आपको आगे, ठीक है, चलो ठीक है।